स्लीपी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट मुझे पता चला था कि स्लीपी क्लासेस 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 मेरा स्लीपी के साथ इंटरेक्शन हुआ स्लीपी क्लासेस स्लीपी क्लासेस आई कंप्लीटली रिलाइड ऑन योर चैनल। स्लीपी की वीडियोस भी देखी है। स्लीपी क्लासेस स्लीपी क्लासेस इज वन ऑफ दोस मतलब इंस्टीट्यूशन जहाँ पे सभी टीचर अच्छे हैं। हेलो एवरीवन, मैं अनिमेश प्रधान। इस साल यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में मैंने दूसरी रैंक प्राप्त किया है और दिल्ली नॉलेज ट्रैक के प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं अपने सोशियोलॉजी का स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ग्रेजुएशन के बाद तब डिसीजन लेना था कि क्या लूँ, तब मैथ्स और सोशियोलॉजी में थी वो कन्फ्यूज़न, क्योंकि मैथ्स एटलीस्ट 4 सेमेस्टर मैंने पढ़ा था कॉलेज में। बट फिर आई सॉ द माई इंटरेस्ट उस सिलेबस को देख के, सेकेंड जो रिसोर्सेस और टेस्ट सीरीज़ होते हैं, एंड थर्डली ऑल्सो आई सॉ कि टॉपर्स कितने आते हैं सोशियोलॉजी में, तो ताकि अंदाज़ा मिले कि हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ टू स्कोर। क्योंकि आई न्यू कि मुझे नहीं हो पाएगा मुझसे कोचिंग, क्योंकि आई हैड अ फुल टाइम जॉब, तो एंड आई वांटेड टू डू इट बहुत जल्दी, तो कोचिंग का नहीं था साधन। तो मुझे उस हिसाब से सारे चेकलिस्ट आप देखेंगे सारे टिक हुए सोशियोलॉजी, एंड इसीलिए मैंने सोशियोलॉजी लिया। बट परंतु ये आइडिया बन चुका था कि इस ऑप्शनल के साथ मुझे बहुत टाइम देना पड़ेगा, मोस्ट ऑफ माई प्रिपरेशन वुड बी अराउंड सोशियोलॉजी, तो इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप भी अगर सोच रहे हैं कि कौन सा ऑप्शनल लें, तो इंटरेस्ट पहले तो, अगर आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट अलाइन करता है एंड आपने उसको अच्छे से किया होगा कॉलेज टाइम में, तो उसको लीजिए। देन इट इज़ इंटरेस्ट आपका है तो सेकेंड इज़ रिसोर्सेज, टेस्ट सीरीज़ और कोचिंग गाइडेंस जो भी है। एंड फोर्थली थोड़ा सा मैटर ये भी करता है कि आप थोड़ा देखिए कि ट्रेंड कैसा आ रहा है, कि कितने टॉपर्स और कितने हाई स्कोरिंग है ये ऑप्शनल, उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, बट थोड़ा एटलीस्ट रखता है इम्पोर्टेंस। फिर सोशियोलॉजी आई स्टार्ट कि मैंने कैसे शुरू किया था। जब मैंने फुल फ्लेजेडली अपने प्रिपरेशन शुरू नहीं किया था, जो कि मैंने जनवरी-फरवरी 2022 के अराउंड किया था, जब कॉलेज ख़त्म होने वाला था मई-जून 2021 के टाइम पे, और मैं फिर सोचा कि मैं क्या लूँ ऑप्शनल, तो मैंने 11th-12th की NCERTs जो होती है सोशियोलॉजी की, वो एक बार पढ़ ली थी। नॉट फ्रॉम द सेक ऑफ कि उससे कुछ नोट्स बनाना है, कि इससे कुछ याद रखना है, जस्ट टू गेट एन आइडिया कि सोशियोलॉजी ठीक है कि नहीं एज ए सब्जेक्ट। मैंने NCERTs एक बार रीडिंग की थी, बट उसके बाद उसे और कभी नहीं पढ़ा। उसके बाद मैंने 2021 अक्टूबर में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ज्वाइन किया। फिर उसी दौरान टाइम में जब सोच ही रहा था कब प्रिपरेशन स्टार्ट करना है क्या, तब मैं स्लीपी क्लासेस की पेपर 1 की जो वीडियोस होती हैं वो चला देता था और सुनता था, ताकि लगे कि उस जोन में आऊँ कि अच्छा एक वार्म अप हो जाए कि सोशियोलॉजी पढ़ना है। और रिसोर्सेज वगैरह की भी बहुत डिफ़िकल्टीज थी, बहुत लोग सजेस्ट करते कोचिंग ज्वाइन करो, बट टाइम नहीं था ऑफिस ज्वाइन करने के बाद। तो मैं उनकी वीडियोस पेपर 1 की काफ़ी सारी देखा, मैं उनसे कुछ टॉपिक्स पे नोट्स बनाया होऊंगा, कुछ पे नहीं बनाया होऊंगा, बट वेरी कैजुअली, और मैंने उनकी सारी वीडियोस देखी ताकि आइडिया मिले उससे मुझे। और एक चीज़ सोशियोलॉजी में होता है कि कितने थिंकर्स कोट करने हैं। आई एज ए पर्सन वॉज, और ये चीज़ भी होती है थिंकर्स के अराउंड कन्फ्यूजन कि याद नहीं रहते थिंकर्स। तो व्हाट आई हैड डन कि 1-2 बार मैं जब रिवाइज़ कर लिया, तो मैंने अपनी एक छोटी सी बुक बना ली थी, जिसमें मैंने सिर्फ थिंकर उनके और एक लाइन जो भी वो बता रहे वो नोट कर दिए थे। तो मेरी एक छोटी सी बुक कॉपी बन गई थी पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। तो 1-2 बार मेरे जो मेन नोट्स के रिवीजन हो गए। फिर मैं जब भी टेस्ट लिखता था, रिवाइज़ करता था, सिर्फ उन्हीं को रिवाइज़ कर देता था, और एग्ज़ाम से अगर 2 दिन भी पहले रिवाइज़ करना है तो उसी से रिविज़न हो जाती थी। तो दैट इज़ समथिंग जो कि थिंकर्स के लिए आप कर सकते हैं, क्रिस्पर नोट्स बना सकते हैं। एंड हाउ मेनी थिंकर्स आई यूज्ड टू कोट इज़ बहुत ऑर्गेनिक होता था, बट मेरा एक सबकॉन्शियस माइंड में ये बन चुका था कि ज़्यादा थिंकर, ज़्यादा पर्सपेक्टिव्स, ज़्यादा मार्क्स। बट वैसा नहीं होना चाहिए आपको। जस्ट फॉर द सेक ऑफ एड्रेसिंग, मतलब जस्ट फॉर द सेक ऑफ आंसरिंग एंड पुटिंग थिंकर्स आपको नहीं करना चाहिए। वो रिलेवेंट भी होना चाहिए और वो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को एड्रेस करना चाहिए। बट आप जितने थिंकर्स कलेक्ट करोगे उतनी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि आप रिलेवेंट थिंकर्स को भी उतने कलेक्ट कर सको। तो डू नॉट लिमिट कि मुझे सिर्फ 4 थिंकर 10-10 मार्कर में कोट करने और 7 थिंकर्स 15 मार्कर में। मेरा ये होता था कि मैं अगर 10 मार्कर में आई एम पुटिंग 7-8 पॉइंट्स, तो हर पॉइंट में जो भी पॉइंट मैं लिख रहा हूँ उसका कोई थिंकर हो, क्योंकि इट एड्स मोर क्रेडिबिलिटी। अगर मैं कोई पॉइंट बोल रहा हूँ, लाइक वी ऑल नो कि पैट्रियार्की डज दिस थिंग,
बट अगर कोई थिंकर ने उनको कोट किया होगा, थिंकर बोले होंगे, तो दैट बिकम्स मोर क्रेडिबल। तो मेरा ये होता था कि मैं हर टॉपिक पे अगर पॉइंट वाइज लिख रहा हूँ, मोस्टली टू राइट पॉइंट वाइज, तो हर पॉइंट वाइज मेंशन है थिंकर बट रिलेवेंट पॉइंट। और जो मैंने लास्ट के टाइम पे थोड़ी बहुत एनालिसिस की कि कौन से टॉपिक मेरे थोड़े ज़्यादा डिफ़िकल्ट आ रहे हैं, और लास्ट क्योंकि मैंने बहुत PYQs लिखे होंगे सोशियोलॉजी के लिए, तो मुझे लगा कि जो थिंकर्स का पार्ट होता है पेपर 1 में स्पेशली, उसमें बहुत इन डेप्थ हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू सी कार्ल मार्क्स के बहुत ज़्यादा टॉपिक्स जो कि यूजुअली नहीं पढ़ते हम, बट उनके टॉपिक्स बहुत एक्सटेंसिवली आ जाते हैं। सो मैंने डिफरेंट सोर्सेज से ऐसे गूगल सर्च करके उनके बारे में थोड़ा ज़्यादा पढ़ा, या फिर ऐसे कभी फ्री टाइम पे यूट्यूब पे कोई कार्ल मार्क्स सर्च कर दिया होगा एंड उनके बारे में थोड़ा बहुत जाना, उनकी जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स है वो जाना। प्लस और एक चीज़ मैं करता था कि मैं आई यूज्ड टू मेंटेन कि ये जो फेमस थिंकर्स है, फेमस राइटर्स है, उनके बुक्स वगैरह भी नोट करता था। तो मैं हर आंसर में अगर लिख रहा हूँ तो लिखता था कि कार्ल मार्क्स इन दिस बुक हैज़ मेंशन्ड दिस, तो क्योंकि वो हाफ मार्क उससे इम्प्रूव होती है। एंड इफ़ यू कम टू डिस्कस अबाउट कि आंसर लिखने की जो स्ट्रैटेजी होती थी, सो सिंस मैं जब बोल रहा हूँ कि मैं दो क्वेश्चन लिखता था एक दिन में, 3 क्वेश्चन भी, वो भी मैं टाइम बाउंड मैनर में लिखता था। ऐसा नहीं कि सोच के लिखूँ। मे बी कपल ऑफ डेज इनिशियली जब नहीं था हैबिट में तब थोड़ा सोचना पड़ा, बट उसका यही रहता था कि मैं टाइम बाउंड मैनर में एग्जाम एटमॉस्फेयर में लिखूँ, चाहे मैं आधे घंटे के लिए भी टेस्ट दे रहा हूँ या नहीं। तो मेरा ये होता था कि 7 and 7.5 मिनट्स में वो 10 मार्कर को लिखूँ और 20 मार्कर्स को 11 मिनट्स में लिखूँ। और ऐसा नहीं कि पहले के क्वेश्चंस को मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम दूँ और अंत के क्वेश्चन को जल्दी जल्दी लिख दूँ। आई वॉज वेरी थरो विथ कि हर क्वेश्चन सेम अटेंशन डिजर्व करता है, सेम टाइम डिजर्व करता है, तो वैसे आई यूज्ड टू राइट टाइम बाउंड मैनर पे। और ऑप्शनल्स में होता है आपके पास कि आप क्वेश्चन सिलेक्ट करने होते थे, तो मेरी स्ट्रैटेजी ये होती थी कि जब वो आपको 5 मिनट मिल रहा है क्वेश्चन पेपर पढ़ने में, तो उधर ही मैं फर्स्ट 5 मिनट्स में उसको डिसाइड कि इन्हीं टॉपिक्स पे करना, और वो ऑन द बेसिस होता था कि किस में ज़्यादा कंटेंट रिच है मेरे पास। और कभी ऐसा स्ट्रैटेजिक नहीं जाता था कि अच्छा चैप्टर 1 और चैप्टर 2 तो और में आते हैं तो चैप्टर 1 अच्छे से पढ़ लूँ, चैप्टर 2 को इग्नोर कर लूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता था। आई हैड प्रिपेयर्ड ऑल चैप्टर्स थॉरली उतने डेडिकेशन के साथ, बट एग्ज़ाम हॉल में जो लगा कि जिस टॉपिक में मैं ज़्यादा लिख सकता हूँ, कंटेंट डेंस होगा, उसी को आई यूज्ड टू चूज़। एंड फिर कभी नहीं सोचता था कि एक बार सोच लिया कि टिक कर लिया कि इसी पे लिखना है, तो फिर ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम के टाइम के दौरान फिर चेंज कर लो, क्योंकि वो टाइम नहीं होता टू जगल बिटवीन ये सब चीज़ें। तो वैसे आई हैड डन। एंड देयर इज़ अ बहुत ट्रिवियल क्वेश्चन, बट जो कि मैं भी आई थिंक 2-3 बार सर्च किया होगा कोरा वगैरह पे कि विच पेन आई शुड यूज़। तो ऑप्शनल और GS दोनों के लिए आई यूज़ अ 10 रुपीज़ क्लासमेट की आती है एक पेन, जो कि आई वॉज वेरी कंफर्टेबल दैट, बिकॉज उसके बाद a lot of people had suggested a lot of other pens as well, बट मेरा यह था कि 2 साल मैं एक ही पेन के साथ लिख रहा हूँ, एक ही जेल पेन के साथ, उसके साथ मैंने अपनी टेस्ट दी है, टेस्ट सीरीज दी है, नोट्स बनाया है, तो आई वॉज वेरी कंफर्टेबल विद दैट। तो माई टेक वुड बी कि जिस पेन के साथ आप कंफर्टेबल हो और आपको इनर्शिया नहीं रहे, यूज़ दैट। सो देयर इज ऑलवेज अ क्वेश्चन कि कितने मार्क्स दिए ऑप्शनल के लिए। तो ऐसे सेट के मैंने 2 महीना वो एक रिलेवल वैलिड का लिया था क्वेश्चन, जिसमें हर रोज़ 3-4 क्वेश्चन लिखने होते थे। सो दोज वर नॉट फुल लेंथ टेस्ट, बट मैंने 2-3 महीने वैसे लिखा होगा क्वेश्चंस इन टाइम बाउंड मैनर, तो उसको आप कंसिडर कर लेंगे तो दैट वुड बी अराउंड 20 टेस्ट से भी ज़्यादा हो जाएंगे, 20-25 टेस्ट से। तो और एक चीज़ होता है कि यूजुअली ऑप्शनल के टाइम पे मोस्टली प्रीलिम्स के और मेंस के बीच में हम लेते हैं, एंड उस टाइम में तो कोचिंग इंस्टीट्यूशन आर ओवरबर्डन, आंसर्स आपकी इवैल्यूएशन नहीं आती ठीक टाइम से। एंड मैं भी घर पे ही लिखता था टेस्ट, एंड आई यूज्ड टू स्कैन देम एंड सेंड टू द इंस्टीट्यूट, ऑल्दो आई वाज इन दिल्ली। बट मेरे साथ ये प्रॉब्लम नहीं हुई थी कि दिक्कत मतलब इवैल्यूएशन ठीक टाइम में नहीं आती थी, ऐसा नहीं था। बट देयर वर कपल ऑफ टाइम जब मुझे एक बार फॉलोअप करना पड़े, फिर एक बार मेल करना पड़े, बट यूजुअली विद इन 7 days आई यूज्ड टू गेट माई कॉपीज चेक्ड, तो दैट वाज नॉट एन इशू। बट आई वुड से कि आप जो भी टेस्ट सीरीज ले, एक बार थोड़ा रिव्यू ले ले कि वो कितने बार आता है, क्योंकि मेरी जो आई हैड गॉटन सम गाइडेंस इन सब चीज़ों पे। लास्ट ईयर ऑल इंडिया रैंक 67 रैंकर कस्तूरी पंडा, वो मेरी कॉलेज की सीनियर है, तो उनसे मैंने लिया था गाइडेंस थोड़ा कि कैसे मैं चूज़ करूँ टेस्ट सीरीज़, कैसे लिखूँ। तो ऐसा आपके साथ किसी कोई मेंटर है वगैरह है, आप बात कर सकते हैं, या फिर जिन्होंने कोई टेस्ट सीरीज़ उसी इंस्टीट्यूट में दिया है, क्योंकि मैंने बहुत सुना है कि आपका मेंस ख़त्म हो जाता है एंड उसके बाद आपकी इवैल्यूएटेड कॉपीज़ आते हैं, तो आपको फ़ायदा ही नहीं होता आपके इवैल्यूएशन का। बट
Vision and reliable and valid दोनों were good with their timelines. So I personally did not face वो issue, but that is something that you have to consider जब आप मेंस टेस्ट सीरीज GS या फिर ऑप्शनल के लिए ले। और हमेशा ये होता है कि आप अगर दिल्ली में हैं या फिर कोई ऐसे टाउन में है जहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में है जहाँ पे आप जाके लिख सकते हैं, आई वुड एडवाइस कि इफ़ पॉसिबल जाइए, बिकॉज वो रहता है कि आप जब 2-4 लोगों के साथ लिख रहे हैं, बेंचेस पे लिख रहे हैं, नॉन एयर कंडीशन जो यूजुअली रहते हैं घर पे, वो एटमॉस्फेयर पे लिख रहे हैं, तो दैट इज़ बेटर। बट आई हैड नॉट रिटन फॉर सोशियोलॉजी, मैंने सिर्फ अभ्यास दिया था विजन का, बट दैट इज़ GS ओरिएंटेड। तो बट दैट हेल्प, मेरी बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और वो जो डर था वो गया। बट आप अगर लिख सकते हैं 5 बार जा सकते हैं मैक्स, 2-3 बार चले जाइए ताकि टू गेट योर सेल्फ दैट अकस्टम टू एटमोसफियर। बट इट इज़ एक्सट्रीमली फाइन कि अगर आप घर पे भी दे रहे हैं, बट घर पे ऑल्सो ऐसा नहीं कि बेड पे बैठ के लिख लिया, सिट इन अ टेबल चेयर और जहाँ भी एट वन सिंगल प्लेस टाइमर दे दीजिए एंड वो टाइमर ऐसे बजे कि आप किसी को बोल दीजिए कि अगर 3 घंटे हो गए तो आपका पेपर छीन ले, तो वो पूरा होना चाहिए और ऐसा नहीं कि आप बीच में टाइमर को ऑफ कर रहे हैं, कोई आ रहा है दरवाजे पे तो आप जा रहे हैं। फुल्ली इग्नोर एवरीथिंग एंड सिट इन एन आइसोलेटेड प्लेस एंड 3 घंटे के लिए जैसे देते हैं एग्जाम उसी हिसाब से दीजिए। पेन पेपर बोर्ड सब आपके पास होने चाहिए एंड सिमुलेट कीजिए एंड यू विल हैव टू डू इट, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव टू इट, क्योंकि हमेशा हमारे पास होता नहीं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट जाए, स्कूल जाए। घर पे जितना सिमुलेशन हो सकता है यू शुड एंड get away with the fear of giving the test in exam simulated way. So to wind up and summarize, there are some myths जो sociology के लिए है। एक तो which I have a little credibility to speak because I had tried this is आप कोई टॉपर के नोट्स को बेस मटेरियल नहीं बना सकते, which is not really true. आप बना सकते हैं बट ऑब्वियसली जब मैं शुरू किया था देन a lot of very famous materials, महापात्र सर के नोट्स, उपेंद्र सिंह सर के नोट्स, which I had bought as well. मैं जब नया आया था I had also bought, but वो बहुत बल्कि थे and I could not get time to read them. आपके पास अगर टाइम है, बिकॉज सोशियोलॉजी इज़ अ वेरी टेक्निकल सब्जेक्ट, हर दूसरे दिन लगता था कि यार मैं बहुत सरफेस लेवल पे पढ़ रहा हूँ, बहुत इन डेप्थ नहीं पढ़ पा रहा हूँ। तो आपके पास अगर टाइम है, आपके पास फुल टाइम एस्पिरेंट है या फिर कॉलेज के लास्ट ईयर से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो टेक अ क्रैश कोर्स, किसी एक्चुअल जो पढ़ा रहे हैं उनके पास जाइए, बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज। बट हैविंग सेड दैट, अगर आपके पास कॉन्स्टेंट्स है, आप फुल टाइम एस्पिरेंट नहीं है और आपके GS में ज़्यादा टाइम लग रहा है और सोशियोलॉजी या फिर आप ऑप्शनल जस्ट चेंज कर रहे हैं किसी से, तब इट्स रेडीमेड जो नोट्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज इट्स नॉट ऑलवेज कि आप अपने फेलियर से ही सीखें, यू कैन ऑलवेज लर्न फ्रॉम पीपल्स एक्सपीरियंसेस, पीपल्स फेलियर्स, और इतनी अच्छी रिसोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल है। बट यू कैन टेक अराउंड 10-15 डेज टू एक्सप्लोर एवरी रिसोर्सेज, एवरी नोट, एवरी पॉसिबल वे आपको मिल रहा है एंड देन स्टिक टू इट। आपको एक्सप्लोरेशन फेज लंबा हो सकता है बट इट्स ओके इफ़ यू टेक हेल्प फ्रॉम रेडीमेड नोट्स। जहाँ पे समझ नहीं आ रहा, रिसर्च 5 अदर सोर्सेज बट ओनली फॉर द वंस जहाँ पे आपको डिफिकल्टी हो रही है। बिकॉज आई थिंक ऑल्दो इट्स अ टेक्निकल सब्जेक्ट, अ लॉट ऑफ गुड रिसोर्सेज आर कमिंग अप जो कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, और आपका अगर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है देन यू विल सेल थ्रू विथ रेडीमेड कॉन्टेंट एज वेल। विशिंग ऑल द बेस्ट एंड सोशियोलॉजी फॉर एस्पिरेंट्स इन सोशियोलॉजी ऑप्शनल स्टूडेंट्स के लिए आई विल से कि दिस इज़ एन अमेजिंग ऑप्शनल एंड इसका बहुत ज़्यादा ओवरलैप भी रहता है फॉर सोसाइटी, फॉर essays, फॉर ethics and GS में also you can put a lot of convergence you can see. So give your full attention to it, practice as many tests, practice as many answers you can. मेरा नाम आशीष कुमार है। इस बार के यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम 2023 में मैंने ऑल इंडिया रैंक 8वीं हासिल की है। अब बात करते हैं मेरी ऑप्शनल की स्ट्रेटजी की। तो मैंने 2018 में ही जून जुलाई में वाजीराम में महापात्रा सर के अंडर में सोशियोलॉजी में एडमिशन लिया ऑफलाइन क्लासेस में। 3 से 4 महीने तक वो क्लासेस चली, जहां से मेरा सोशियोलॉजी का बेस बना। सोशियोलॉजी ऑप्शनल चूज करने का मेरा कारण ये था कि कुछ लोगों ने मुझे ये सुझाव दिया कि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो आप इंजीनियरिंग के ही सब्जेक्ट चुनें, उनमें आप कंफर्टेबल रहेंगे। लेकिन वहीं कुछ लोगों ने मुझे एक इंसाइट दी कि हो सकता है कि आप कहीं इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट को आप ओवरलुक करने लग जाओ कि ये तो मुझे आता है, इसको मैं छोड़ देता हूँ, ये हो जाएगा, वो कहीं आपको हार्म कर दे। तो उससे अच्छा है कि आप एकदम ही नया सब्जेक्ट चुने ह्यूमैनिटीज का, जिसमें आपको इंटरेस्ट भी हो पढ़ने में, और क्योंकि आप उसको स्क्रैच से पढ़ोगे तो आप उसके बेसिक्स को ओवरलुक नहीं करोगे और बेसिक से एडवांस जाते जाते आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। फिर उसी तरह से मैंने देखा कि मुझे कौन सा ऑप्शनल चुनना है, तो मैंने फिर कुछ ऑप्शनल फाइनल किए, जैसे कि
सोशियोलॉजी हो गया, PSIR हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया। फिर धीरे धीरे इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा कि मेरी इंस्टिंक्ट्स जो है वो सोशियोलॉजी की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड है। मुझे सोशल लाइफ के बारे में पढ़ना पहले से अच्छा लगता था, जानना भी अच्छा लगता था, तो मैंने सोशियोलॉजी फाइनल किया और कोचिंग शुरू की। पढ़ना शुरू किया तो कहाँ से पढ़े हैं, मैंने फिर इग्नू से पढ़ना शुरू किया। मैंने इग्नू और हरलम्बस को अपना सोर्स बनाया कि हरलम्बस मेनली पेपर 1 के लिए और इग्नू दोनों पेपर 1 पेपर 2 के लिए। इग्नू के कुछ ESO हैं जैसे ESO 14 एंड ऑल, तो वो मैंने बेसिक मटेरियल रेफर करना शुरू किया। और फिर मैंने ये किया कि जो क्लास नोट्स हैं सर के, इग्नू है, हरलम्बस है, इन तीनों को मैं कंबाइन करके अपने सेल्फ हैंड रिटन नोट्स बनाऊं, जिसको मैं एज ए लास्ट सोर्स में रेफर करता रहूं। तो वो मैंने बनाए, कुछ महीनों में वो नोट्स बन गए, क्योंकि फिर सेकंड अटेम्प्ट में प्रीलिम्स में भी फेल हो गया था। तो मुझे लगा कि चलो पूरा टाइम मिला है तो इस पर अच्छे से सोशियोलॉजी पढ़ लेते हैं। तो मैंने पढ़ा, नोट्स बनाए, बनाता गया, काफी लेंथी नोट्स हो गए मेरे। फिर जब थर्ड अटेम्प्ट में मेरा सेकंड मेंस था तो बना तो मैंने लिए, लेकिन मैं उनको ज्यादा रिवाइज नहीं कर पाया और ज्यादा आंसर राइटिंग भी नहीं कर पाया था। तो फिर से मुझे खामियाजा भुगतना पड़ा और इस बार तो ऐसा हुआ कि मेरे मार्क्स सोशियोलॉजी में पिछली बार से कम हो गए। पिछली बार मुझे 233 मिले थे, इस बार मुझे 225 मिले। पेपर 1 में 104 और पेपर 2 में 121, यानी कि मार्क्स कम हो गए। पढ़ाई ज्यादा करने के बाद भी मार्क्स कम हो गए। तो ये यूपीएससी की अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि मार्क्स कम ज्यादा हो सकता है। तो इस बार फिर मैंने आंसर राइटिंग शुरू की, तो मैंने फिर ऐसा नहीं किया कि मैं पूरा पेपर लिखूं 3 घंटे में, वो कभी चैलेंज रहा नहीं मेरे लिए पेपर पूरा करना। तो मैंने क्या किया, मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, 1 या 4-5 क्वेश्चन मैं लेता हूँ, उनको मैं लिखूंगा और मैं सेल्फ इवेल्युएट करूंगा। मैं खुद देखूंगा कि मेरे आंसर से मैं सेटिस्फाइड हूं या नहीं। और एक तरीका था जो जीएस में भी और ऑप्शनल में भी आंसर में जो मैंने अपनाया वो ये था कि सपोज आपके पास एक क्वेश्चन है, आप उस क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं, आप लिख देते हैं, ठीक है। अब आप एक काम करिए कि आप वो क्वेश्चन छुपा दीजिए, क्वेश्चन को हाइड कर दीजिए और खुद आंसर दोबारा पढ़िए। अब आंसर पढ़िए और ये डिसाइड कीजिए कि इस आंसर का अगर मुझे क्वेश्चन फ्रेम करना रहेगा तो मैं क्या क्वेश्चन फ्रेम करूंगा। फिर देखिए वो क्वेश्चन एक्चुअल क्वेश्चन से मैच होता है नहीं। तो ऐसा ही मैं करता था कि मैं अपने किसी दोस्त को वो क्वेश्चन हटा के सिर्फ आंसर भेज देता था कि whether you are able to guess the question or not. If they can guess the question right, then definitely the answer is up to the demand of the question. So ये मेरी एक स्ट्रेटजी रही, जीएस में भी रही और ऑप्शनल में भी रही, जिसको मैं मानता हूँ कि ये बहुत काम किया, क्योंकि क्वांटिटी पे ज्यादा फोकस नहीं रहा, क्वालिटी पे रहा। तो क्वालिटी में यही स्ट्रेटजी रही कि मैं इंडिविजुअल क्वेश्चन लिखूं, उसको एनालाइज करूं और उसको भी मैं टाइम करूं कि मैं एक क्वेश्चन 7 से 8 मिनट में कंप्लीट कर पा रहा हूं कि नहीं 10 मार्क का। तो इस बार भी मैंने प्रीलिम्स से मेंस के बीच में ज्यादा आंसर राइटिंग नहीं की। टेस्ट सीरीज में कभी कभार ज्वाइन कर लेता था, लेकिन मैं कभी क्या पेपर लिख भी नहीं पाया, सबमिट भी नहीं कर पाया, तो उसका कोई रिलेवेंस है नहीं। सेल्फ जो पीवाईक्यू जो मैंने लिखे हैं सिर्फ वही मैंने वैल्यूट किए हैं और उनका ही रोल रहा है इसमें। फिर से मैं कहूंगा कि ऑप्शनल में पीवाईक्यू का बहुत रोल है। आप कोई भी चैप्टर पढ़ें, उसके पीवाईक्यू देखें और उनको ब्रेनस्टॉर्म करें। आप डायरेक्ट ऐसा ना करें कि आप लिखने की तरफ भागें कि आपने एक चैप्टर पढ़ा, जीएस हो या ऑप्शनल हो, आपने एक चैप्टर पढ़ा, क्वेश्चन देखा, फटाफट लिखने की तरफ भागें, नहीं, ऐसा ना करें। मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप चैप्टर पढ़ने के बाद पीवाईक्यू देखें और सोचें कि ये क्वेश्चन मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ, मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या मेरा इसमें इंट्रो रहेगा, क्या वो रहेगा, और बॉडी और कंक्लूजन सोचें। और तो इस बार के जब मेंस के मार्क्स जब आ गए हैं तो सोशियोलॉजी में मैंने देखा कि पेपर 1 जो मेरा वीकेस्ट हुआ करता था 108 और 104, उसमें मुझे इस बार 155 नंबर मिले हैं, जो काफी इंप्रूवमेंट है। 50 से 51 मार्क्स का इंप्रूवमेंट मैंने किया है। तो मैं मानता हूं कि रिट्जर और हरलम्बस का इसमें बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। उनसे जो एकदम ही जो की टर्म्स मिलते हैं, जो कीवर्ड्स होते हैं, वो वहां से मिले, वो मैंने एग्जाम में बहुत यूज की हैं। कीवर्ड्स हैं, फ्रेजेस हैं बाय ऑथर्स एंड थिंकर्स, सम स्टेटमेंट्स, दे हैव टू बी यूज्ड। And one more thing, in the second paper my score was always 125 and 121, so this time it increased to 140, although it did not increase much, so maybe there was some scope left to be studied, but I think that does not matter now. So ऑप्शनल के बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि आप पढ़ें, डिटेल में पढ़ें, थिंकर्स पे फोकस करें, क्योंकि आंसर आप लिखेंगे और टू मेनी थिंकर्स शुड नॉट बी द फोकस ऑफ योर आंसर। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन में मैं एक आंसर में मैं 10 थिंकर लिख दूं तो मुझे मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ऐसा होता है कि आपको वो आपका थॉट है वो कन्वे करना है कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट क्वेश्चन, एंड दैट थॉट शुड नॉट बी योर थॉट। यू आर राइटिंग दैट, बट दैट thought should be backed by a thinker. That thought should be supported by some author.
तो इसलिए उस ऑथर का यूज करें। तो मेन फोकस होना चाहिए आंसर पे कि मुझे क्या लिखना है, कैसे डिमांड एड्रेस करनी है। फिर उसके बाद उसको हमें सपोर्ट करना है किसी थिंकर से। बिना सपोर्ट के वो आपका थॉट हो जाएगा, आपको मार्क्स तो मिलेंगे उसमें, बट हो सकता है उतने ना मिले जितना आप थिंकर लिखते तो मिलते। थिंकर्स बहुत जरूरी है। तो इस बार मेरे सोशियोलॉजी में 295 नंबर आए हैं, जो एवरेज से ऊपर हैं। और मैं मानता हूं कि जो मेरे प्राइमरी सोर्सेज रहे, जैसे कि क्लास नोट्स, हरलम्बस, रिट्जर और इग्नू। पेपर 2 के लिए मैं फिर से कहूंगा, पेपर 2 के लिए मैंने क्लास नोट्स और इग्नू, सिर्फ यही मेरे 2 सोर्सेज रहे पेपर 2 के लिए। पेपर 1 के लिए क्लास नोट्स, इग्नू, हरलम्बस और रिट्जर। इन सबसे जो मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए थे पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए, वो मैंने पढ़े हैं और आंसर लिखे हैं। तो ये थी मेरी ऑप्शनल की स्ट्रेटजी, जो मैं मानता हूं मेरे को बहुत मदद करी है और इस स्कोर तक मैं पहुंच पाया हूं। जो इंप्रूवमेंट मेरा हुआ है, 70 मार्क्स का इंप्रूवमेंट हुआ है 225 से 295, वो इसी स्ट्रेटजी की वजह से हो पाया है। अगेन, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी एनी डे शुड बी द फोकस ऑफ योर प्रिपरेशन एंड दैट विल हेल्प यू इन द लॉन्ग टर्म। और ये थी मेरी ऑप्शनल की स्ट्रेटजी। My name is Aishwaryam Prajapati and I have secured All India Rank 10th in UPSC Civil Services Examination 2023. ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करेंगे तो मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था। सोर्सेज मेरे बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं थे सोशियोलॉजी के। इवन जो बेसिक बुक्स जो हरलम्बस और हॉलबॉर्न की बुक्स आती हैं या फिर रिट्जर आती हैं, ये मैंने नहीं पढ़ी थी ये बुक्स। इसके अलावा जो मेरे सोर्सेज थे वो थे नितिन सांगवान सर की एसेंशियल्स ऑफ सोशियोलॉजी की बुक पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, तुषारांशु शर्मा सर के नोट्स थे पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, और जो है कि सिंदूरी मैम के नोट्स मैंने पेपर 1 के लिए थोड़े से स्टार्टिंग के पढ़े थे। थिंकर्स के लिए मैंने जो है कि इग्नू का मटेरियल देखा था, जस्ट ऊपर से देखा था, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं, बट आप देख लीजिए कि अगर कुछ अलग सब बताया है तो आप ले लीजिए उसमें से। इसके अलावा जो मेरी कोर प्रिपरेशन थी वो स्लीपी क्लासेस से हुई थी। उनका जो भी आपका पेपर 1 और पेपर 2 के लिए उनके यूट्यूब पे फ्री क्लासेस हैं, मैंने वो क्लासेस करी थी, और शेखर सर की क्लासेस करी थी मैंने पेपर 1 पेपर 2 के लिए। उसके साथ में जो भी वो बुकलेट्स देते हैं, जो टॉपिक जो भी वो करते हैं, वो बुकलेट्स मैंने प्रिंट करा के वो प्रिपेयर करी थी। तो मोस्टली मेरी सारी प्रिपरेशन इसी के अराउंड थी। एक PYQs की बुक आती है, शायद क्रॉनिकल करके है सोशियोलॉजी की, वो PYQs की पूरी बुक आती है, तो उसमें सारे PYQs सॉल्व दिए गए हैं। वो बुक पर्टिकुलरली मैंने रेफ़र करी थी। यही 2-4 सोर्सेज थे। इसके अलावा जो भी मेरे मैगज़ीन में सोसाइटी से रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं, जो मेरे टॉपिक से, मेरे सिलेबस से मैच करते हैं, वो मैं पढ़ती थी। आपको जब भी सोशियो 1 और सोशियो 2 का सिलेबस है वो आप लीजिए, पॉइंट वाइज में उसको अलग कर दीजिए, और एक कीवर्ड एक जो भी वो पॉइंट वाइज में दिया है उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना है, और उससे रिलेटेड आपको जो भी करंट अफेयर्स में चीज़ें चल रही हैं वो प्रिपेयर करनी है। तो सोर्सेज तो ये हो गए। आंसर राइटिंग के लिए मैंने सोशियोलॉजी के आंसर राइटिंग अपनी GS के आंसर राइटिंग के साथ ही शुरू किए थे, और आपको जो भी सोशियोलॉजी का आंसर राइटिंग है थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, तो आपको कोशिश करनी है कि आप 3 घंटे में वो चीज़ें जो है कि ख़त्म कर सकें। सोशियोलॉजी और GS के आंसर क्वेश्चंस पे पर्टिकुलरली पेपर 2 के लिए बहुत ही सिमिलर हो जाते हैं। तो आप जब आंसर कर रहे होते हैं तो आप GS की तरह उसको आपको आंसर नहीं करना है, उसको आपको आंसर सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट की तरह करना है। तो उसका तरीका यही है कि आप क्वेश्चन को सही से पढ़ें, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, कीवर्ड्स पे ध्यान दें कि क्रिटिकली एग्जामाइन लिखा हुआ है, इलेबोरेट लिखा हुआ है, या फिर क्रिटिक्स आपसे पूछी गई हैं, या फिर ये सब चीज़ें आपसे पूछी गई। तो जो चीज़ें पूछी गई हैं वही करनी है। अगर आपको क्रिटिकली एग्जामाइन दिया हुआ है तो आपको क्रिटिक्स देना है, थिंकर का क्रिटिक देना है। आपको ये नहीं करना है कि आप अपना क्रिटिक उसमें दें कि हम क्या क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। हमें अपना क्रिटिसिज्म नहीं देना है, हमें थिंकर का क्रिटिसिज्म देना है। किसी भी थिंकर की बात का अगर किसी दूसरे थिंकर ने क्रिटिसाइज़ करा है तो वो क्रिटिसिज्म आपको लिखना है। और एंड में आपको जो है कि अगर आप कंक्लूजन दे रहे हैं तो अगर आपका कोई थिंकर का क्वेश्चन है पर्टिकुलरली कि इन थिंकर की ये थ्योरी थी या इनका कंट्रीब्यूशन आप बताइए, तो आपको एक पॉजिटिव लाइन लिखनी है। आप बुक में हर बुक के एंड में 2-4 लाइनें दी हुई हैं हर थिंकर के एंड में कि this particular thinker was the founder of this stream of sociology. He devised this new school of sociology. His guidance is immense in the progress of this field. ऐसा करके आप एक टेम्पलेट बना लें और उस टाइप के क्वेश्चंस में आप ये टेम्पलेट ज़रूर लिखें।
थिंकर्स को याद करने का जो मेरा तरीका था, मैं ये करती थी कि हर एक टॉपिक का थिंकर्स का मैं लिस्ट बना लेती थी और एक कीवर्ड लिख देती थी कि ये थिंकर ये बात बोलना चाहते हैं। वो कीवर्ड 2-4 लाइन या फिर 2-4 वर्ड्स लिख देती थी जिससे मुझे कि रिमेंबर याद आ जाए कि इन्होंने ये चीज़ बोलना चाह रहे हैं इसके बारे में। तो अगर आपका जो है कि पॉपुलेशन कंट्रोल से रिलेटेड टॉपिक है तो आप जो है कि लिखिए कि फीमेल रिप्रोडक्शन और जितने भी थिंकर्स ने उसके बारे में कहा, आप उनकी एक लिस्ट बना लीजिए और रोज़ उन्हें याद करिए। उनकी जो भी बात है, उनका जो भी सर्वे है वो आप याद करिए और वो जो है आप अपने उसमें मेंशन करिए। तो सोशियोलॉजी का ऑल इन ऑल यही था। इसके अलावा बहुत ज़्यादा बुक्स मैंने नहीं पढ़ी। जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं पर्टिकुलरली यूपीएससी के लिए, तो उनको मेरा एक यही एडवाइस है कि आप अपने प्रीलिम्स मेंस ये जो 2 इम्पॉर्टेंट स्टेजेस हैं, इनको जो है कि एक पॉइंट ऐसा है जब इनको आपको साथ लेकर चलना है और एक पॉइंट ऐसा है जब आपको दोनों की तैयारी अलग करनी है। तो आपके प्रीलिम्स के 3-4 महीने तक आप जो है कि 3-4 महीने पहले तक आपको प्रीलिम्स और मेंस को साथ में लेकर चलना है और प्रीलिम्स के 3 महीने पहले आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स को लेकर चलना है। तो आपको मेंस को थोड़ा फोकस ज़्यादा देना है। तो आप अपना स्टार्टिंग का आपका जो गोल होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि आप मेंस का कंटेंट पूरा तैयार करें। सभी एस्पिरेंट्स को यही एडवाइस है कि मेंस के कंटेंट के लिए आप बहुत जगह मत भागें, हमेशा 2-3 सोर्सेज पर रिलाई करें और उसमें ही आप ऐड करते जाएं। सोर्सेज देखें पर आप ये जब आप पढ़ेंगे तो आप इतना कैपेबल हो जाएंगे कि आपको पता चल जाएगा कि आपने कितनी चीज़ें आपने अपने नोट्स में लिखी हुई हैं और क्या जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं आपको उसमें ऐड ऑन करने हैं। हमेशा अपने नोट्स में वैल्यू एडिशन करते रहें, नई चीज़ें करंट अफेयर्स एडिशन करते रहें। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप मॉक टेस्ट लगाएं, प्रैक्टिस टेस्ट लगाएं, 3 घंटा बैठ कर लिखें। खासकर ऑप्शनल में बहुत ज़रूरी है क्योंकि लेंदी होता है, एथिक्स लेंदी होता है। ऐसे कभी भी डायरेक्ट शुरू ना करें, हमेशा ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, हमेशा एक फ्लो बनाएं कि आप ऐसे ऐसे लिखेंगे और आप ये चीज़ें मेंशन करने वाले हैं। इसके अलावा मेंस के लिए आपको कंटेंट होना बहुत ज़रूरी है और सिलेबस तैयार करना बहुत ज़रूरी है। प्रीलिम्स के लिए बेसिक बुक्स आप कभी भी मत छोड़ें। एनसीईआरटी की बुक्स, आपको कोई कितना भी कह दे कि रेलेवेंस कम हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, आप एनसीईआरटी की बुक्स को पूरा पढ़िए, बाय हार्ट उसको याद करिए। प्रैक्टिस टेस्ट अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस टेस्ट देंगे उतना आपकी प्रिपरेशन सॉलिड होती जाएगी। उसको भी आपको प्रैक्टिस टेस्ट को भी प्रिपेयर करना है, उसको भी रिवाइज़ करना है, उसको छोड़ना नहीं है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा बनाए रखें, बिलीफ हमेशा खुद पे बनाए रखें। थैंक यू। मेरा नाम मेधा आनंद है। मैंने इस बार रैंक 13 प्राप्त की है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में। मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी है और मेरे मार्क्स 310 हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं अपना सोशियोलॉजी का पूरा सिलेबस कैसे मैंने कवर किया, क्या क्या मेरे सोर्सेज रहे, ये कवर करना चाहूँगी। तो शुरुआत करते हैं पेपर 1 और पेपर 2 से। मेरा इस बार का स्कोर 156 और 154 रहा, जो कि टोटल 310 रहा, जो हाईएस्ट भी रहा। इससे पहले 2 बार मैंने मेंस और दिया है और एक में मेरे अराउंड 260 मार्क्स रहे हैं और एक में 246 भी मार्क्स रहे हैं। तो ये एक मेजर जंप था अराउंड 50 to 60 मार्क्स का, जो मुझे लगता है कि इस बार मैंने अपनी स्ट्रैटेजी में कुछ चेंजेस लाए जिसकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया। आप अपना ऑप्शनल डिसाइड करते वक्त ये ज़रूर देखें कि आपका इंटरेस्ट किस में है और अननेसेसरीली बहुत ज़्यादा एडवाइस ना लें, अपनी समझ से आगे बढ़ें। अगर आपको लगता है आप किसी सब्जेक्ट में अच्छा कर सकते हैं, आप उसको लीजिए, उसका बेसिक मटेरियल पढ़िए, क्वेश्चंस देखिए जो आ रहे हैं और फिर अपना एक डिसीजन वाइजली चूज़ करिए। एक बार आपने अगर मन बना लिया है कि आपको सोशियोलॉजी लेना है तो बेसिक एनसीईआरटीज़ पढ़ने के बाद आप किसी भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल पढ़ सकते हैं। मैंने महापात्रा सर का पढ़ा था, बट मैंने सुना है कि उपेंद्र गौर सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। वो भी एक अच्छे माने जाते हैं जिनका मटेरियल अच्छा होता है। आप इस मटेरियल को पढ़ के अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझिए कि सोशियोलॉजी कैसे, उसकी राइज कैसे हुई, बर्थ कैसे हुआ, कैसे पॉजिटिविस्ट जैसे है कि वो कहते हैं कि ये एक साइंस है। तो ये सब समझ के साथ आपको समझ में आएगा कि ये एग्जैक्टली प्रूव क्या करना चाह रहे हैं, ये क्यों सोशियोलॉजी को साइंस बनाना चाह रहे हैं, जबकि आपका और हमारा कॉमन सेंस ये कहेगा कि मे बी नहीं है। कॉमन सेंस से मुझे याद आता है कि इसमें एक टॉपिक भी है सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस, जिसमें सोशियोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि देखिए सोशियोलॉजी सिर्फ कॉमन सेंस नहीं है। हम कभी कभी ऐसी चीज़ों को गलत ठहराते हैं जो आपकी कॉमन सेंस कहेगी कि ठीक है। तो ये सब चीज़ें एक डाइवर्स व्यू पॉइंट आपको देती हैं, आपको हेल्प करती हैं कि आप हर चीज़ में बेहतर कर सकें। पेपर 1 के लिए मेरे सोर्सेज वही रहे। मैंने इग्नू का मटेरियल पढ़ लिया था और हैरोलम्बस के नोट्स बना लिए थे। जो जो इम्पोर्टेंट पार्ट थे उसको मैंने हाईलाइट करके
देखिए, हैरोलॉम्बस से आपको दो चीज़ें अचीव करनी है। ये काफ़ी लेंदी बुक है, बट आपको इसका कुछ ही पार्ट्स पढ़ने हैं, और वो यूजुअली जो एक PDF सर्कुलेट होती है उसमें लिखा रहता है कि वो कितना आपको क्या क्या पढ़ना है। आप उस मटेरियल को पढ़िए, अपनी समझ डेवलप कीजिए। तो एक पार्ट तो ये हो गया कि हैरोलॉम्बस से आपको समझ डेवलप करनी है कि कार्ल मार्क्स जब हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की बात करते हैं वो कैसे इवॉल्व करती है, वो क्यों कहते हैं कि सोशलिज्म कम्युनिज्म बेस्ट है, उन्होंने क्या ऐसी परिस्थिति देखी कि उन्हें लगा कि कैपिटलिज्म जो है वो रिवॉर्ड नहीं दे रही है, और फिर क्या कैपिटलिज्म सच में रिवॉर्ड नहीं दे रही है। ये भी एक अगला सवाल आता है जो आपकी समझ के साथ साथ आगे बढ़ते हैं आप। इसके साथ साथ आपको एक टर्मिनोलॉजी अपनी सोशियोलॉजिकल करनी है। अधिकतर क्या होता है कि हम GS में जो लिखते हैं, जब हम देखते हैं कि उसने पूछा कि लीनिएज और डिसेंट में फ़र्क क्या है, तो हम एक GS टाइप का आंसर लिख देते हैं कि देखिए लीनिएज तो ये होता है, डिसेंट तो ये होता है, और हम उसमें और कुछ ऐड नहीं करते। अधिकतर ये सवाल पूछा जाता है कि क्या बहुत ज़्यादा सोशियोलॉजिस्ट मेंशन करने की ज़रूरत है। मेरा ये मत है कि बहुत ज़्यादा नाम मेंशन करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप बहुत ज़्यादा डाइवर्स व्यू पॉइंट्स दें। मैंने अपने सेकंड अटेम्प्ट में बहुत ज़्यादा नाम मेंशन किए थे, और अधिकतर आजकल एक किताब आने लगी है और काफ़ी बच्चे कोशिश करते हैं कि बस वो किताब पढ़ के उसमें जो भी लिखा है वो आंसर में लिखा है। बट आप समझिए कि अब जो चेक कर रहा है उसे पता है कि आपने सुपरफिशियली उस किताब से पढ़ के आंसर दे दिए हैं, या आपकी सच में समझ है, आपने क्या हैरोलॉम्बस उठाई है, क्या आपने उसमें देखा है कि लिखा क्या है। और आपको पता चलेगा कि बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स आपको मिलेंगे, जैसे रिजर्व आर्मी की बात करते हैं मार्क्स, इसी तरीके से वेबर का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे सोचते हैं। एंड्रे बेते ने वेबेरियन अप्रोच को लेते हुए कैसे पूरे सोसाइटी को 3 पार्ट्स में समझा। ये समझ आपकी तभी बढ़ पाएगी जब आप एक प्रॉपर एक उसकी कोर्स की बुक उठाएंगे। देखिए, किसी भी सब्जेक्ट के साथ जस्टिस करने के लिए आप एक कुंजी पे डिपेंड नहीं कर सकते, और वो भी इस एग्जाम के लिए, क्योंकि जो चेक कर रहा है उसको समझ आ जाएगा कि आपने उस कुंजी से लिख के, क्योंकि हर कोई वही लिख दे रहा है, हर कोई उसको उठा के सेम थिंकर्स सेम वो आप नहीं तो किसी की आंसर कॉपी आप देखिएगा, आप रियलाइज करेंगे अगर आप दोनों ने उसी बुक से पढ़ा है, मोर और लेस आपके सिमिलर आंसर्स हो जाएंगे। बात ये नहीं है कि हर कोई सेम से पढ़ रहा है और आपको कुछ नया पढ़ के कुछ एक्सेप्शनल लिख देना है। बात ये है कि आपको उसकी बेस मटेरियल पढ़ना है, जो कि डिफिकल्ट है समझना और पढ़ना, लेकिन आप उसका बेस मटेरियल पढ़िए, अपनी समझ डेवलप कीजिए, और जब आप उस समझ से अपने शब्दों में आंसर लिखेंगे तो जबकि आप सबने हैरोलॉम्बस ही पढ़ी होगी बट वो आंसर एक अलग ही डिफरेंट होकर आएगा। पेपर 2 के लिए मेरे अगेन जो बेस नोट था वो महापात्रा सर का मटेरियल ही था। साथ में मैंने एक रिलायबल एंड वैलिड की टेस्ट सीरीज मुझे एक ऑनलाइन पता चली थी, मैंने उसका लिखना शुरू किया, और आप यकीन माने कि जो मैंने पहला टेस्ट पेपर उनका लिखा था उन्होंने मुझे बहुत मतलब वैसे रिमार्क्स दिए थे कि आप बहुत अच्छे सेंस में उन्होंने लिखा, बट कहना वो यही चाहते थे कि आपने ख़राब लिखा है और आपको इसमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। वो इनिशियली बहुत बुरा लगा मुझे, लेकिन मैंने समझा कि वो बात सही कह रहे हैं, तो मैंने इंश्योर किया कि मैं उसको बेटर करूं और मैं उसमें और वैल्यू ऐड करूं और अच्छे से उसके आंसर को लिखती चलूं। ये विद टाइम आएगा, विद मोर नंबर ऑफ रीडिंग्स आएगा, और एक स्लीपी क्लासेस के भी मैंने मटेरियल को पूरा देख लिया था, जो भी उन्होंने क्लासेस ली थी वो मैंने सुन ली थी, उसके नोट्स वो ऑलरेडी देते हैं वो मैंने ले लिया था, साथ में उनके जो करंट अफेयर्स थे वो मैंने ऐड कर लिए थे। करंट अफेयर्स आपको सिर्फ पढ़ने नहीं है, आपको सिर्फ पता नहीं होना है, आपको उसको कनेक्ट भी करना है। सेम काम रिलायबल एंड वैलिड भी करते हैं, वो डेली करंट अफेयर्स को आपके ऑप्शनल के थिंकर्स और उससे कनेक्ट करते हैं कि कैसे आप उसमें और बेहतर कर सकते हैं। आप उसको यूज़ करिए और अपने आंसर्स में उसको डालने की कोशिश करिए, धीरे धीरे वो आपके एकदम सिस्टम में इनग्रेन हो जाएगा और वो आपके आंसर में भी आने लगेगा। बहुत लोग कहते हैं कि जब सब लोग एक ही चीज़ पढ़ रहे हैं तो सबके आंसर्स एक जैसे होने चाहिए। मैं इस व्यू से नहीं सहमत हूँ। मुझे लगता है कि आपके एक्सपीरियंसेस इन लाइफ और साथ में आपने कितनी प्रैक्टिस की है, आपकी समझ क्या रही है, आपकी स्कूलिंग, आपका कॉलेज, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमें दो ही लोगों को अलग बना सकते हैं, क्योंकि उनका बैकग्राउंड अलग है, उनकी थिंकिंग अलग है, एक्सपीरियंसेस अलग हैं, घर का माहौल अलग है। आप आंसर में बहुत बार वही चीज़ें रिफ्लेक्ट करते हैं। जो मेरी समझ है एक विमेन इशू पे, वो मेरे एक मेल कलीग से अलग हो सकती है, क्योंकि मेरे उसमें पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी शामिल रहेंगे, या इवन एक मेल कलीग के उसके अपने डिफरेंट तरीके के पर्सनल एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। तो जब आप आंसर लिखते हैं एक अंडरस्टैंडिंग से लिखते हैं, तो डिस्पाइट कि सबने वही पढ़ा है, आपके आंसर अलग आएंगे। और ये आप ट्राई भी कर सकते हैं अगर आपने सिर्फ कुंजी से नहीं पढ़ा है और एक आपकी एक बेस मटेरियल तैयार है ऑप्शनल के लिए, आप रियलाइज करेंगे कि आप उसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और अपने आंसर्स में यूज कर पाएंगे।
तो मेरी आपको एडवाइस रहेगी कि आप दोनों ही पेपर को इंटीग्रेटेड तरीके से पढ़ाई करें। आप एक का मटेरियल दूसरे में यूज़ करने में बिल्कुल ना झिझकिए, अच्छे से उसको यूज़ करिए। एक बेस मटेरियल तैयार रखिए जो मेरा मोहपात्रा सर के नोट्स थे, उसके ऊपर मैंने स्लीपी क्लासेस के मटेरियल, इग्नू, हैरोलम्बस, इन सबको ऐड किया, रिट्जर को पढ़ा, जो जो मुझे समझ में आ सकता था मैंने समझा अपनी उस वक्त की समझ के अकॉर्डिंग, और उसके बाद मैंने उसको आंसर्स में लिखने की कोशिश की। रिलायबल एंड वैलिड की मैंने टेस्ट सीरीज भी यूज़ की और उसको लिखा। और अगेन आप जो सोशियोलॉजी में आंसर लिख रहे हैं वो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग झलकता है। आपके आंसर को पढ़ के मैं ये बता सकती हूँ कि आपको सिर्फ सुपरफिशियल नॉलेज है या फिर आपको सच में उस बात की समझ है। जब आप धीरे धीरे पढ़ने लगेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि ये बेटर हुआ। विद टाइम मैं कभी भी आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप अपना सिलेबस का कोई भी पार्ट छोड़ें। अगर आपके पास कम समय है आप उसका कोई छोटा मटेरियल ले लीजिए बट उसको कंप्लीट कर लीजिए, किसी भी पार्ट को छोड़िए मत। जैसे कि मैंने मेंशन किया, स्ट्रैटिफिकेशन वैसे ही एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे छोड़ के ना जाएं। ये पक्की तौर से मैंडेटरी में एक सवाल आपका फंसेगा ही फंसेगा। मोबिलिटी क्या होती है, किस तरीके की होती है, इसमें आप अपने पेपर 2 के नॉलेज को यूज़ करिए कि कैसे कास्ट सिस्टम में मोबिलिटी क्या है, या फिर हमारे यहाँ जो डोमिनेंट कास्ट है कैसे वो मोबाइल हो गई है क्योंकि ये रीजंस हैं। आप दोनों के मटेरियल को दोनों में यूज़ करिए। जब आप इसको दोनों तरफ यूज़ करते हैं तो अगेन एग्जामिनर को पता चलता है कि इस बच्चे को समझ में आ गया है कि बात इस टॉपिक की हो रही है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि सिलेबस क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि उस क्वेश्चन के आंसर में क्या रेलिवेंट है। अगर आपने वो पकड़ लिया तो वो एग्जामिनर भी समझेंगे कि इस बच्चे ने अच्छा कर दिया है। माय नेम इज वर्दा खान। मैंने 2023 की सिविल सर्विसेज परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 18 अचीव किया है। ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था और मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी है। आई थिंक it is a no-brainer for everybody how important optional paper is in this exam. It can help you find your name in the holy PDF and can also potentially shatter your dreams. So, first things first, when it comes to the choosing of optional, a lot of factors come into play. If I talk about my journey, so there is nowhere a connecting link by which I can say that this is what made me choose sociology. Like I had a commerce background, I was working in that domain only, and despite having interest in diplomacy and having this aspiration of choosing IFS, so I could have gone for PSIR also, but then too I decided to go for sociology. इसका ये भी रीजन है, मुझे लगता है कि जब हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक आप नए एवेन्यू में एंटर करते हो या नए डोमेन में एंटर करते हो, सो यू शुड ऑलवेज गो फॉर थिंग्स दैट सीम न्यू टू यू। या आप एक इंक्विजिटिव, मतलब मैं खुद को समझती हूँ कि एक स्पिरिट है। तो व्हेन आई वाज पासिंग थ्रू द सिलेबस ऑफ डिफरेंट ऑप्शनल्स, तो मुझे सोशियोलॉजी काफी इंटरेस्टिंग लगा उसका सिलेबस। और इसके अलावा एक दूसरा फैक्टर ये होता है कभी कभी कन्वर्जेंस जो होता है आपके जीएस पेपर्स और ऑप्शनल पेपर्स में। सो लॉट ऑफ पीपल गो फॉर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, PSIR, क्योंकि उनके GS 1 and 2 से आपके कन्वर्जेंसेस होते हैं, जिसमें सोशियोलॉजी मुझे लगता है कि मैक्सिमम कन्वर्जेंस ऑफर करता है। सो आई डिसाइडेड टू स्ट्रीमलाइन माय प्रिपरेशन फॉर सोशियोलॉजी इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट। सो a couple of my seniors and acquaintances had mentioned about Nishad sir who teaches sociology at Level Up. तो और इस कोर्स से मुझे डिफरेंट चीज़ों में हेल्प मिली एंड आई थिंक मेरा बेस काफ़ी स्ट्रेंथन हुआ। सबसे पहले तो ही इज मेक्स अस स्ट्राइक अ गुड बैलेंस बिटवीन द करंट और द डायनेमिक पार्ट ऑफ सोशियोलॉजी की क्या करंट अफेयर्स हैं या इवेंट्स हैं जो हम कोट कर सकते हैं अपने एग्जाम्पल्स में, और जो स्टैटिक नॉलेज है विच कम्स फ्रॉम आवर स्टैंडर्ड सोर्सेज। तो वो एक अच्छा बैलेंस मुझे समझ में आया उनके वे ऑफ टीचिंग से। और दूसरा कि PYQ जैसे GS में इंपॉर्टेंट हैं, दे आर एन एसेंशियल प्री रिक्विजिट फॉर योर ऑप्शनल एंड स्पेशली फॉर योर ऑप्शनल। तो वो आंसर करने में आई वॉज वेरी मच बेनिफिटेड फ्रॉम हिज गाइडेंस। Besides this, I think his way of approaching the subject is quite interactive. One event that I'm able to recall from his classes was he mentioned about women political leaders across the world donning bob haircut to shun their essentially feminine image and come across as very strong, a trait which is stereotypically associated with men. So, and we can look around us in terms of examples also, and we will be able to relate this thought.
be it our first woman Prime Minister, Srimati Indira Gandhi, or Margaret Thatcher, who has been a British Prime Minister. So all of them used to don small haircuts, and they came across as very fierce women leaders. तो इस कॉन्सेप्ट को जो है एक स्टीरियोटिपिकल जो उन्होंने मुझे रिलेट करके बताया कि वो एक फेमिनिन इमेज को अपना शन करना चाहती थी, तो आई वाज एबल टू रिलेट दिस टू अ क्वेश्चन आस्क्ड ऑन ड्रामाटर्जी. ये गॉफमैन का जो कॉन्सेप्ट था वो सोशियोलॉजी पेपर 1 में इट केम दिस ईयर, एंड आई वाज इंस्टेंटली रिमाइंडेड ऑफ दिस थिंग. इसके अलावा मैंने टेस्ट सीरीज भी लेवल अप की ज्वाइन करी थी. तो टेस्ट सीरीज में मुझे ऐसे हेल्प हुई कि पीवाईक्यूज तो दे वर ऑलरेडी कवर्ड बाय सर, एंड टेस्ट सीरीज में भी वो कवर होते थे. इसके अलावा आई थिंक टेस्ट सीरीज दे प्रिपेयर यू फॉर डायनामिज्म एंड अनप्रिडिक्टेबिलिटी, कि अगर कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ गए जो आपके स्टैंडर्ड सोर्सेज में नहीं है, हाउ विल यू अप्रोच दोज क्वेश्चंस बेस्ड ऑन योर स्टैटिक नॉलेज. वन क्वेश्चन दैट आई एम रिमाइंडेड ऑफ इज द sociology behind your new education policy 2020. That was a part of the test series question, and I remember scoring good in that particular question, and I'd received the feedback that I was able to justify the demand. An almost similar question appeared in this year's sociology paper as well, and fortunately, because I'd received a good feedback, I knew what to write. I was able to replicate the very same answer, and this is how I benefited from sir and the test series. Besides this, इस प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने के अलावा मेरे रिसोर्सेज भी बहुत स्ट्रीमलाइन हुए. उनके जो फाउंडेशन की गाइडेंस थी, मैंने अपने नोट्स इस तरीके से प्रिपेयर किए. इनफैक्ट मैंने नोट मेकिंग ही अपनी सेकंड अटेम्प्ट में स्टार्ट करी, विच वाज कंप्लीटली मिसिंग इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट. तो मैंने पेपर 1 के जो मेरे नोट्स हैं, एसेंशियल सोशियोलॉजी नितिन सांगवान दैट आई वाज ऑलरेडी रेफरिंग, उससे बनाए. हरलम्बस हॉलबोर्न नाम की एक थिक बुक है, ब्लू बुक, फ्रॉम विच आई पिक्ड अप सर्टेन पॉइंट्स. और रिड्जर एक बुक है जहां से मैंने थिंकर्स के पर्सपेक्टिव्स ऐड किए. तो ये मेरे पेपर 1 के नोट्स थे, विच आई बोथ द नोट्स ऑफ बोथ द पेपर्स आई प्रिपेयर्ड इट इन सॉफ्ट कॉपी. मैंने गूगल डॉक्स पे बनाया कि किसी भी कोई भी एडिशन करना हो, न्यू करंट अफेयर इवेंट आए या सर कुछ नया बताएं, तो आई एम एबल टू ऐड टू दैट. और ये मैंने अपने प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद मेंस की प्रैक्टिस करने के लिए मैंने प्रिंट करा लिए थे अपने सॉफ्ट कॉपी नोट्स. पेपर 2 के जो मेरे नोट्स थे वो विकास रंजन सर की बुक है, जो पेपर 2 स्पेसिफिक इंडियन सोसाइटी की, उससे बनाए. नितिन सांगवान सर की एसेंशियल सोशियोलॉजी से ज्यादा मटेरियल तो मैं नहीं कहूंगी कि मैंने उठाया, और जो लेवल अप का मटेरियल था निशात सर का, उससे मैंने पेपर 2 के अपने नोट्स तैयार किए. इसके अलावा बहुत से अब क्योंकि ये तो हो गया नोट मेकिंग पार्ट आपका स्टैटिक का, मैंने टॉपर के भी पर्सपेक्टिव्स लेने चाहे. तो इसके लिए मैंने नेहा भोसले मैम हैज बीन अ रैंक होल्डर आई थिंक इन 2018 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो उनके नोट्स दे आर फ्रीली अवेलेबल, सो यू जस्ट हैव टू गूगल हर नोट्स, और किसी भी साइट पे आपको उनके नोट्स मिल जाएंगे. उससे मैंने यूनिक थिंकर्स और एग्जाम्पल्स ऐड किए. सो डिस्पाइट इट बीइंग अ न्यू सब्जेक्ट फॉर मी, आई स्कोर्ड डिसेंटली इन दिस पेपर. आई स्कोर्ड 286 मार्क्स इन सोशियोलॉजी, so 142 in my paper 1 and 144 in my paper 2. And this despite leaving a 10 marker in paper 1 because I was not particularly sure. There was a question on this thinker by the name of Morgan, and his views on family were asked, so I wasn't sure whether he is a functionalist or a conflict perspective, so I didn't want to take a chance. And I was also reminded of this message by Shubham Kumar sir. He has been All India rank 1. He had his optional on anthropology. He said that he had left questions worth 40 in his optional paper, yet he went on to become Air 1, and he said I left them precisely because I wasn't sure about what was being asked. I hadn't studied the concept before, so I didn't want to take a risk and come across as someone who is just filling the pages, or who comes across non-serious to the examiner कि बस पेज भरने के लिए कुछ भी लिख दिया है and you are just beating around the bush and you don't actually know the concept. तो वो जब मैं एग्जाम हॉल में थी, सो दैट वाज अ पार्ट ऑफ कंपल्सरी क्वेश्चन, वो जो 10 मार्कर था, एंड आई हैड नो आइडिया. और वो बात उनकी मेरे दिमाग में आई कि नहीं आता तो कोई बात नहीं, इंस्टेड ऑफ गलत लिखने से अच्छा है कि छोड़ दो. तो मैंने 10 मार्कर छोड़ दिया, बट आई वाज कॉन्फिडेंट अबाउट रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, तो मैंने अच्छे से अटेम्प्ट किया एंड दैट गॉट रिफ्लेक्टेड इन द स्कोर इटसेल्फ. So my message to all the aspirants, and especially to those who did not have sociology as their background, would be, irrespective of the optional you go for,
Once you have taken that up, be confident of your choice and try to streamline your preparation, in the sense make your own notes, your own original notes. That could be a combination of multiple sources, proper copies, proper answer sheets, and revise those notes multiple times, and of course give tests in a simulated environment. My detailed strategy for all the papers and as well as resources that are referred for both prelims, mains and my test copies that I'll be posting in due course of time will be made available on my Telegram channel that I have already made. It goes by the name of CSE Preparation Air 18 Way. So you can refer to that channel to know in-depth details about my strategy. I am Pavan Kumar Goyal. I have secured All India Rank 28 in this year's UPSC Civil Services 2023 examination. And इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ अपनी ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहूंगा। मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था एंड मुझे इस साल 280 मार्क्स मिले, लगभग 140 मार्क्स दोनों पेपर में। अब अगर मैं पहले से अगर मैं चालू करता हूं, अगर मैं फर्स्ट पॉइंट से कि ऑप्शनल कैसे सिलेक्ट कर लेते हैं, तो नॉर्मली मैंने क्यों सिलेक्ट किया मैं आपको बताता हूं। सोशियोलॉजी मेरा पहला रीजन था कि सोशियोलॉजी में ओवरलैप है जीएस से, जीएस 1 में भी इंडियन सोसाइटी है, प्लस एसए में भी हेल्प करता है। दूसरी चीज थी कि सिलेबस कंसाइज है। तीसरी चीज थी ये कि रीडिंग मटेरियल भी अवेलेबल है, एंड चौथा मुझे कहा गया था कि एवरेज नंबर आ ही जाते हैं सोशियोलॉजी में। अच्छे नंबर लाना थोड़ा मुश्किल है बट एवरेज आ जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि सब्जेक्ट बुचर होता है। बट अगर मैं हाइंड साइड में बोलूं तो मुझे लगता है ये सारे जो थे मेरे रीजंस सिलेक्ट करने के वो सही नहीं है, क्योंकि इनिशियली मुझे स्ट्रगल करना पड़ा सोशियोलॉजी को समझने के लिए, क्योंकि मेरा जस्ट टू गिव माय बैकग्राउंड कि मैंने इंजीनियरिंग की है इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम DTU, तो मेरा कुछ सोशियोलॉजी का बैकग्राउंड था नहीं, तो बिल्कुल ही नया सब्जेक्ट था मेरे लिए। सो अगर मैं किसी को रिकमेंड करूंगा अभी तो मैं यही कहूंगा वो ऑप्शनल सिलेक्ट करिए जिसे पढ़ के आपको सबसे ज्यादा मजा आता है। दूसरी चीज आती है अब कैसे पता चले किस सब्जेक्ट में मजा आता है, कौन सा करना चाहिए। ठीक है, उसमें ये एक पॉइंटर है, अब प्रीवियस ईयर आप क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं। ठीक है, सिलेबस उठा के देखिए, उससे आपको आइडिया लगेगा उस सिलेबस में आखिर पढ़ना क्या होता है, यूपीएससी पूछता क्या है, कि आपको पढ़ने में मजा आ रहा है। अगर आप अभी बिगिनर है, आपने भी प्रिपरेशन चालू करी है, तो आप ये देखिए कि आप बेसिक बुक्स उठाइए। अब जल्दबाजी मत करिए ऑप्शनल सिलेक्ट करने के लिए, आप बुक्स उठाइए बेसिक बुक, अब पॉलिटी पढ़िए, हिस्ट्री पढ़िए, ज्योग्राफी पढ़िए, जो भी ऑप्शनल है, ये आपने जिसमें ग्रेजुएशन किया वो भी करिए। ठीक है, सब पढ़िए और उसके बाद अपना माइंड मेकअप करिए कि आपको किसमें मजा आ रहा है, आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो होती है मजे के साथ कि उसमें मटेरियल आसानी से अवेलेबल हो, कि जिससे आपको ढूंढना ना पड़े कि कहां से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो ये सब एक बेसिक पॉइंटर्स है जो मुझे लगता है कि ऑप्शनल डिसाइड करने से पहले किसी भी इंसान को सोचना चाहिए। दूसरी बात सवाल आता है कब आप ऑप्शनल की तैयारी चालू करें। मुझे लगता है कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल अभी कोई अगर अपनी तैयारी चालू कर रहा है, ठीक है, यूपीएससी की, तो अभी मैं कहूं कि 1-2 महीने वो जीएस पढ़िए, बेसिक किताब पढ़िए, जिससे आपको पता चले आपको इंटरेस्ट कहां पे है। उसके बाद अगस्त सितंबर में प्रिपरेशन चालू कर सकते हैं। कोशिश करिएगा कि फरवरी मार्च तक प्रीलिम से एटलीस्ट 2 महीने पहले तक आपको ऑप्शनल पूरा हो जाए। पूरे से मेरा मतलब है कि ये नहीं कि एंड टू एंड हो जाए, बट एटलीस्ट आप दोनों पेपर के एक बार कर्सरी रीडिंग कर लीजिए, जो आपको नोट्स बनाने वो बना लीजिए। और आप फिर वैल्यू एडिशन पे ध्यान दे सकते हैं, आप आंसर राइटिंग पे ध्यान दे सकते हैं, और आप अपने कंटेंट को और इंप्रूव और इनरिच करने पे ध्यान दे सकते हैं। तो ये मुझे लगता है प्रिपरेशन में कम से कम ऑप्शनल को 5-6 महीने देने चाहिए। और क्यों 5-6 महीने देने चाहिए? क्योंकि आप खाली ऑप्शनल की प्रिपरेशन नहीं करेंगे, तब आप बेसिक बुक्स भी पढ़ेंगे, जीएस भी पढ़ेंगे, तो आपको टाइम एलोकेट ऐसे ही करना होगा कि आप सारी चीजें कवर कर पाए, जीएस भी ऑप्शनल भी। तो मेरे हिसाब से 5-6 महीने लगते हैं ऑप्शनल को करने के लिए। अब आता है कि हमें सोशियोलॉजी पे आ जाता हूँ और स्पेसिफिक कि मैंने क्या क्या सोर्सेस को फॉलो किया। मैंने पेपर 1 के लिए एक नितिन सांगवान करके बुक आती है, नितिन सांगवान मैंने पढ़ी थी। दूसरा था स्लीपी क्लासेस के यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल है, वो देखे थे मैंने। तो ये दोनों सोर्सेस से मेरा बेसिक फाउंडेशन हो गया था। एंड आपके पास अच्छा खासा आपको सोशियोलॉजी की समझ भी आ जाएगी कि सब्जेक्ट किस बारे में है, आपको थिंकर्स भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, रेलेवेंट थिंकर्स हर टॉपिक से। दूसरा आता है पेपर 2 का। पेपर 2 के लिए मैंने अगेन नितिन सांगवान फॉलो किया, स्लीपी क्लासेस फॉलो की, और इसके अतिरिक्त मैंने महापात्रा सर के नोट्स भी पढ़े। मैं अब आऊंगा कि दोनों पेपर 1 एंड पेपर 2 की अप्रोच कैसी होनी चाहिए। पेपर 1 जो है वो हमारा जेनरिक सोशियोलॉजिकल थ्योरीज के बारे में है, एंड पेपर 2 स्पेसिफिकली इंडियन सोसाइटी के बारे में डील करता है। तो जब हम पेपर 1 के बारे में पढ़े
तो सबसे इंपॉर्टेंट उसमें थिंकर्स हो जाता है, क्योंकि वो बेस बनाते हैं आपके पूरे पेपर का। तो वो आप सबसे पहले करिए, बहुत ढंग से करिए। उसके बाद स्ट्रैटिफिकेशन करिए आप, क्योंकि उससे आपको बेसिक जो स्ट्रैटिफिकेशन सोसाइटी की, बी इट ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, क्लास, कास्ट, रेस, एथनिसिटी, वो सब पता चलेगा। एंड उसके बाद आप बाकी सब टॉपिक्स करिएगा, ठीक है। एंड जब भी आप आंसर लिखे पेपर 1 में, तो ये जरूर याद रखिएगा कि व्हाट सेपरेट्स एन ऑप्शनल आंसर फ्रॉम जीएस आंसर इज कैसे आप थिंकर्स को कोट कर पा रहे हैं, उनकी थ्योरीज को कोट कर पा रहे हैं। तो उन थिंकर्स को जरूर कोट करिएगा और थ्योरीज को उनकी है जरूर कोट करिएगा। अब इसके बाद आता है पेपर 2। पेपर 2 में क्या है, मैं आपको कहूंगा कि अब जितनी केस स्टडीज आपके पास है, मान लीजिए विलेज स्टडीज है, आप जितने एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं, जितने थिंकर्स ने अलग अलग करा है, ठीक है, एम.एन. श्रीनिवास ने कहीं पे किया है, ठीक है, एंड्रे बेटे ने कहीं पे किया है, ये और भी इतने सारे सोशियोलॉजिकल थिंकर्स ने अलग अलग जगह विलेज स्टडीज की है, कुछ भी किया है, केस स्टडीज कोट करिए, एग्जाम्पल को जरूर कोट करिए आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, जो भी करंट अफेयर्स में हो रहा है उसके हिसाब से एग्जाम्पल को कोट करिए। और आप इसमें पेपर 1 के भी, जैसे मैंने कहा, पेपर 2 में जरूर आप थिंकर को यूज करिए। कई बार जो सेक्शन सी होता है, खासकर इसका पेपर 2 को हमें समझ ही नहीं आता, उससे अप्रोच कैसे करें, उसके रीडिंग मटेरियल नहीं मिलता ढंग से। तो आप अगेन जो मैंने सोर्सेज बताए उनमें आपको रीडिंग मटेरियल मिलेगा, बट आप क्या कर सकते हैं, आप उनमें कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल जितने डालेंगे ना उतना वो रेलेवेंट होता है, ठीक है। मान लीजिए आप कुछ माइग्रेंट्स के बारे में कह रहे हैं, तो आप रिवर्स माइग्रेशन भी लिख सकते हैं, जो हमने कोविड के टाइम पे देखा था, ये एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। आप कुछ कोई भी आपका जो भी इंडियन सोसाइटी में कुछ भी हो रहा है, मान लीजिए कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रही है या कुछ अच्छा भी हो रहा है, तो आप एग्जाम्पल जरूर कोट करेंगे उनमें सब्सटैंशिएट करने के लिए, क्योंकि उसमें वो थोड़ा जीएस का टेंज आ ही जाते हैं उन आंसर्स में। अपार्ट फ्रॉम दैट हमें कोशिश करने की पेपर 2 में जो हमने इन जनरल थिंकर्स पढ़े हैं, ये पेपर 1 में भी जो पढ़े, क्या हम उनको यूज कर सकते हैं। अब आते कई बार कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में जिनमें डायरेक्टली सोशियोलॉजी से रिलेटेड नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल सोशियोलॉजी ऑफ इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स हो गया, सोशियोलॉजी ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक हो गया, मैं सब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कह रहा हूं। तो आप कैसे से अप्रोच करेंगे, ये तो कहीं आपको बुक में मिलेगी नहीं, तो इसलिए आपको सिलेबस पता होना चाहिए, क्योंकि जो सिलेबस में जो आपकी चैप्टर्स की हेडिंग है, रिलीजन, पावर, स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक है, थिंकर्स हो गया, किनशिप, आप इन सबको यूज कर सकते हैं अपने आंसर बनाने के लिए। इसके अलावा क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए, जैसे मैंने आपको एग्जांपल देता हूं कि पहले मैं आपको कहता पेपर 1 में पेपर 2 को कोट कर सकते हैं, ठीक है, या पेपर 2 में पेपर 1 को कोट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल की क्वांटिटेटिव मेथड्स हो गए कुछ, ठीक है, तो क्वांटिटेटिव मेथड्स में फिर आप कोई पेपर 2 के थिंकर को कोट कर सकते हैं, जैसे क्वांटिटेटिव स्टडी की, क्वालिटेटिव स्टडी हुई, ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो आप उसमें पेपर 2 में जो किसी ने क्वालिटेटिव स्टडी की वो कर सकते हैं पेपर 1 में। वैसे पेपर 2 में आप मार्क्स को कोट कर सकते हैं, ठीक है, आप बर्कहाइम को कोट कर सकते हैं, पार्सन्स को कोट कर सकते हैं, आपको जो भी और थिंकर्स उन सबको आप कोट कर सकते हैं। तो जब भी आप आंसर लिखे कोई भी, ठीक है, डोंट स्टॉप योर इमेजिनेशन, डोंट स्टॉप योर नेचुरल फ्लो, ठीक है। अब आते हैं अगले पॉइंट पे कि कैसे डेवलप करें। इसका बेस्ट तरीका है कि आप आंसर राइटिंग करें। आप जो पुराने टॉपर्स आप उनके आंसर्स पढ़े, आप उनके आंसर पढ़ेगा, आपको समझ में आएगा कि आंसर्स को अप्रोच कैसे करते हैं, वो कैसे किसी पर्टिकुलर आंसर को, अगेन सोशियोलॉजिकल जो टिपिकल सोशियोलॉजिकल आंसर है उनको कैसे लिखते हैं, उसमें कैसे कंटेंट एनरिचमेंट करते हैं, उसमें अपने आंसर्स को दूसरों के आंसर से कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। एट द सेम टाइम जो मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे जिसका सोशियोलॉजी से डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं, उन आंसर्स को कैसे अप्रोच करते हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं। तो आपको उनकी बुक्स, उनके आपका आंसर्स पढ़ के आपको आइडिया लगेगा कि हाँ अप्रोच कैसे करते हैं। एंड फाइनली जो मैंने किया था, आप नोट्स भी इसमें क्या करेंगे, थोड़े थोड़े करके आपको कंसाइज करने पड़ेंगे। सो आप क्या कर सकते हैं, आप टॉपिक वाइज थिंकर्स के नोट्स बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कि मान लीजिए आपको क्लास के ऊपर बनाना है, तो क्लास के ऊपर आपको 4-5 थिंकर होने चाहिए, ज्यादा थिंकर्स होने की जरूरत नहीं, विमेन के ऊपर है, ठीक है। तो आपके पास या कोई भी मतलब फेमिनिस्ट थिंकर हो सकता है, या कोई भी किसी ने जेंडर पर्सपेक्टिव से स्टडी किया है, तो उनके 4-5 एग्जाम्पल होने चाहिए, कोई एथनिसिटी के 4-5 एग्जाम्पल होने चाहिए, अलग अलग टॉपिक्स पे, ठीक है, पावर की अलग अलग थ्योरीज है, ठीक है, उसके ऊपर अलग अलग आपके पास होने चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने नोट्स ऐसे बनाइएगा, टॉपिक वाइज उठाइए आप सिलेबस, और हर टॉपिक पे आप हेडिंग डालिए, 4-5 थिंकर लिख दीजिए, और उनके सामने उनकी जो थ्योरी वो भी 1-1, 2-2 लाइन में लिख दीजिए। ये आपको बहुत हेल्प करेगा कि एंड के आखिरी के क्या होता है, जब आप नॉर्मली जीएस और मेंस के बीच में 5 दिन का लगभग टाइम मिलेगा मोटा मोटा, ठीक है,
तो आपको उसमें आप क्या पढ़ेंगे, पूरा तो पढ़ नहीं सकते दोबारा, तो नोट्स को आप रिवाइज कर पाएंगे और आपको फिंगर टिप्स में भी रहेगी कि अच्छा ये टॉपिक है तो ये थिंकर मुझे पता है। उससे क्या होगा, आपको रिकॉल करने में टाइम नहीं लगेगा, आप ज्यादा कंटेंट भी अच्छा लिख पाएंगे एंड वो एक थोड़ा स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में होगा। मेरा नाम सलोनी छाबड़ा है, मैं 24 वर्ष की हूँ। यूपीएससी सिविल सर्विसेज की 2023 की परीक्षा में मुझे 29वां रैंक प्राप्त हुआ है और मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट सोशियोलॉजी था। इस वीडियो में मैं उसी ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूँगी। सोशियोलॉजी ऑप्शनल में मेरे 283 मार्क्स हैं। मैं ये भी बताना चाहूँगी कि पिछले अटेम्प्ट में मेरा ऑप्शनल इकोनॉमिक्स था और उस साल मेरे इकोनॉमिक्स में 227 मार्क्स थे। ऑल्दो उस साल मैंने मेंस क्वालिफाई किया था, बट दैट वाज लार्जली बिकॉज ऑफ माय जीएस एंड एसए स्कोर। जब मेरा रिजल्ट आया तो मुझे ये रियलाइज हो गया था कि ऑप्शनल की इंपॉर्टेंस इस एग्जाम में काफी ज्यादा है एंड ऑप्शनल में स्कोर करे बिना आप एक टॉप रैंक एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं या बहुत ही मुश्किल से वो अचीवमेंट हो पाएगी। तो इसी वजह से मैंने अपना ऑप्शनल स्विच किया। तो सोशियोलॉजी में मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं रहा है, इसीलिए मैं आपको थोड़ी अपनी बेसिक स्ट्रैटेजी जो रही है आफ्टर स्विचिंग, मेरा कोई बहुत हैवी टाइम इन्वेस्टमेंट भी सोशियोलॉजी में नहीं था, तो मेरी बहुत बेसिक स्ट्रैटेजी थी जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। जितना मुझे लगता है कि ये ऑप्शनल एक बहुत ही इजी ऑप्शनल है रिलेटिव टू सम अदर ऑप्शनल्स। 3-4 महीने की रिगरस प्रेप के साथ आप इस ऑप्शनल को लार्जली कवर कर सकते हो। हालांकि वो बात अलग है कि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में टेस्ट राइटिंग और वैल्यू एडेड मटेरियल के लिए आपको काफी इन्वेस्ट करना पड़ सकता है, बट ये ऑप्शनल अगर ऐसे हम सोचें तो 3-4-5 महीने की मेहनत से आप एक अच्छा स्कोर ला सकते हो इस ऑप्शनल में। दूसरा बेनिफिट जो मुझे इस ऑप्शनल का लगा वो ये लगा कि ये ऑप्शनल लार्जली ऑब्जर्वेशनल इन नेचर है। तो बहुत ही कम चीजें हैं जैसे थिंकर्स, स्कॉलर्स वगैरह जो आप डायरेक्टली आपको किताब से पढ़ने की जरूरत है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कि समझने की जरूरत है, बट जो सब्जेक्ट्स और थीम्स पॉलिटिक्स, रिलीजन, कास्ट, इन सब से लेकर जो थीम्स आते हैं वो आप बहुत इजीली अपनी सोसाइटी में ऑब्जर्व करते हो। हालांकि उसमें भी थिंकर्स आपको डालने होते हैं, बट 3-4-5 बार आप उन थिंकर्स को पढ़ लेंगे तो वो बहुत इजीली रिटेन हो जाएंगे, क्योंकि वो थिंकर्स भी जो बात करते हैं वो वही बात करते हैं जो हम अपने अराउंड देखते हैं। तो ये थोड़ा सा सब्जेक्ट का बैकग्राउंड है। तो मेरी तैयारी और मेरी स्ट्रैटेजी जो इस ऑप्शनल की रही वो कुछ इस प्रकार रही। सबसे पहले मैंने अपनी ऑप्शनल की तैयारी शुरू करी जो नितिन सांगवान सर की बुक आती है एसेंशियल सोशियोलॉजी, उस किताब से मैंने अपनी तैयारी शुरू करी। इसके साथ साथ स्लीपी क्लासेस की वीडियोस मैंने सब्सक्राइब करी थी, तो उन वीडियोस को मैंने सिलेक्टिवली देखा, जहां पर भी मुझे कुछ प्रॉब्लम आ रही थी तो मैंने उन वीडियोस को रेफर किया। इसके साथ ही साथ एक प्रीवियस ईयर टॉपर रहे हैं शिवम चंद्रा सर, उनके मुझे नोट्स मिले, वन नोट पे जो नोट्स उन्होंने बना रखे थे, तो वो बहुत ही अच्छा स्केलेटन और लेआउट था मेरे लिए, बिकॉज मैं उनको अपने हिसाब से एडिट कर सकती थी एंड बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड रहते हैं अगर कंप्यूटर नोट्स रहते हैं। तो मैंने उनके नोट्स को अपने नोट्स का लेआउट बनाया और उसी में सब्ट्रैक्शन किया। इसके साथ मैंने इग्नू मटेरियल को रेफर किया, तो लार्जली मेरा मटेरियल बेस यही था। प्रीलिम्स और मेंस के बीच में मैंने इन्हीं नोट्स के थ्रू अपने माइक्रो नोट्स बना लिए। 200 पेजेस या 150 पेजेस में मैंने दोनों पेपर्स के नोट्स को कंपाइल कर लिया था। बहुत ही ज्यादा शॉर्ट नोट्स थे और वो ऐसे नोट्स थे जिसमें सिर्फ मेन बात जो मुझे आंसर में लिखनी है वही बातें थी, बट हर टॉपिक मैंने कवर कर लिया था क्योंकि मैं कुछ छोड़ना नहीं चाहती थी अपने ऑप्शनल को लेकर। तो ये भी आप कर सकते हैं अगर आपका सोशियोलॉजी जैसा कोई ऑप्शनल है जिसमें थीम्स और क्वेश्चंस रिपीट होते हैं एंड सिलेबस से लार्जली स्टिक करते हैं। तो इस सोर्सेज के बियॉन्ड अगर मैं स्ट्रैटेजी की बात करूं तो वो कुछ इस प्रकार रही कि मैंने सिलेबस के सारे पॉइंट्स को बहुत रिगरसली कवर किया था। सोशियोलॉजी में मैंने कोई भी चैप्टर को नहीं छोड़ा था। तो कुछ ऐसे चैप्टर्स रहते हैं जो हम ऑफन इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो बहुत बोरिंग रहते हैं, जैसे रिसर्च मेथड्स का एक चैप्टर है, तो आप प्लीज ऐसे चैप्टर्स को ना छोड़ें क्योंकि इन चैप्टर्स की इंपॉर्टेंस, सैम्पलिंग मेथड्स, नॉन सैम्पलिंग मेथड्स, ये सब बहुत ऑफन पूछे जाते हैं। वेरियस वेज ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन
प्रिपरेशन, तो थिंकर्स तो हम सब अच्छे से कर लेते हैं, बट इन चैप्टर्स को छोड़ देते हैं। तो मैं रेकमेंड करूंगी आप कुछ ऑप्शनल में कुछ भी छोड़े ना, स्पेशली अगर आपका छोटा ऑप्शनल है तो प्लीज उसको एंड टू एंड कवर कीजिए। इसके बियॉन्ड आप इग्नू मटेरियल को सिलेक्टिवली रेफर कर सकते हैं अगर किसी चीज में क्लैरिटी नहीं मिल रही है। काफी क्लैरिटी उस मटेरियल में मिल जाती है, उस मटेरियल से आप थोड़े थिंकर्स निकाल सकते हो, थोड़े एडिशनल वैल्यू एडेड पॉइंट्स निकाल सकते हो। तो किसी भी टॉपिक में आप अगर फंस रहे हो तो आप इग्नू मटेरियल को भी रेफर कर सकते हैं। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि सोशियोलॉजी जैसे ऑप्शनल में टेस्ट लिखना और आंसर्स लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आंसर राइटिंग से रिवर्स लर्निंग करी थी अपने सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए। साथ ही मैंने PYQs की भी आंसर राइटिंग अटेम्प्ट करी थी सोशियोलॉजी के लिए, तो ये चीज भी आप कर सकते हैं। एक और बात जो मैं एम्फसाइज करना चाहूंगी वो ये बात है कि आपको थिंकर्स के पीछे भागना नहीं है। आप कुछ थिंकर्स कवर कर लीजिए, बट लार्जली अगर कोई कॉमन सेंसिकल टॉपिक है तो आप उसमें कॉमन सेंसिकल आंसर भी लिखेंगे एक दो थिंकर्स की बात करके, तो वो एक्सेप्टेबल रहेगा। अगर कई बार होता है कि हम अपने नोट्स में बहुत सारे थिंकर्स डाल देते हैं बट वो हम याद नहीं रख पाते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं हम फंस जाते हैं, क्योंकि मैं चाहती हूं कि हम नोट्स में भी सिर्फ उतना ही लिखें जितना कि हम एग्जाम में रिप्रोड्यूस कर पाए। ऐसा करने से एफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है सेम चीज को बार बार करने से। मैं एक और बात पे एम्फसाइज करना चाहती हूँ, वो ये है कि सोशियोलॉजी के लिए करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहते हैं। करंट अफेयर्स की बजाय कंटेम्प्रेरी अफेयर्स जो रहते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं कि सोसाइटी में जनरली चल क्या रहा है, कोई मेजर चेंज आ रहा है हेल्थ स्कीम में, एजुकेशन स्कीम में, कोई पॉपुलेशन पॉलिसी आ रही हो, तो वो सब चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। बट बहुत ज्यादा डे टू डे करंट अफेयर्स सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप उसको ऑप्शनल के पर्सपेक्टिव से प्रिपेयर करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं कि आप डेली अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आप उसमें से कुछ एग्जाम्पल्स निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन अगर एक टॉपिक है तो आप उसमें रिसेंटली अगर कोई इंसिडेंट हुआ तो आप उसके एग्जाम्पल डाल सकते हो अपने आंसर्स में और अपने नोट्स में, जो कि आप यूज कर सकते हो एक्चुअल एग्जाम में। लार्जली मेरी अप्रोच और स्ट्रैटेजी सोशियोलॉजी को लेकर यही रही। जाते जाते मैं एक बात और बताना चाहूंगी कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो अल्टरनेट ईयर्स में यूजुअली सोशियोलॉजी के रिपीट होते हैं। ऐसे टॉपिक्स के लिए आप रेडीमेड आंसर्स भी बना सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। आप इंट्रो कंक्लूजन्स पहले से प्रिपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक टॉपिक है नॉर्थ इंडियन किनशिप जोन वर्सेस साउथ इंडियन किनशिप जोन, तो इसका आप टैबुलर फॉर्म में अपने नोट्स में आप इसको प्रिपेयर करके रख लीजिए और एज इट इज एग्जाम में वो पूछा जाता है हर अल्टरनेट ईयर या कुछ सालों में, तो आप उसको रिप्रोड्यूस एज इट इज कर सकते हैं। तो जितना हो सके आप ऑप्शनल के लिए स्पेसिफिकली रेडी टू यूज मटेरियल भी रेडी कर सकते हैं। तो लार्जली मेरी यही अप्रोच और स्ट्रैटेजी रही। एट द एंड ऑफ द डे माय ओनली रिकमेंडेशन इज कि आप अपने सोर्सेज और अपनी स्ट्रैटेजी पे स्टिक करके रहें और उसी को बार बार प्रैक्टिस करें एंड ऑप्शनल को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। दैट इज वन ऑफ द इजीएस्ट वे टू गेट एन एज ओवर अदर एस्पिरेंट्स। स्लीपी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट मुझे पता चला था कि स्लीपी क्लासेस sleepy classes स्लीपी क्लासेस मेरा स्लीपी के साथ इंटरेक्शन हुआ। Sleepy classes. स्लीपी क्लासेस आई कंप्लीटली रिलाइड ऑन योर चैनल। तो स्लीपी की वीडियोस भी देखी हैं। स्लीपी क्लासेस sleepy classes is one of those मतलब इंस्टीट्यूशन जहाँ पे सभी टीचर अच्छे हैं। So this is Thakur Anjali Ajay and I have secured All India rank 43 this year in UPSC CSE 2023 और मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी है and I'm going to discuss the basic strategy, resources etc. with you guys. तो सोशियोलॉजी जो है वो सबसे पहले तो ऑप्शनल के लिए लोग पूछते हैं कि कैसे एक ऑप्शनल को हमें चूज करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। इंटरनल इज कि आप किस में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल, कॉन्फिडेंट या फिर इंटरेस्टेड हो, क्योंकि आप जब तक इंटरेस्टेड नहीं रहोगे तो आप बहुत ज्यादा टाइम उस पर डेडिकेट नहीं कर पाओगे, और अगर आप विदाउट इंटरेस्ट कोई काम करते हो तो वो काम अच्छा नहीं होता, अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। तो इंटरेस्ट जो है यानी इंटरनल फैक्टर जो है वो सबसे मेन फैक्टर होना चाहिए while choosing your optional. The second is external factor. So external factor में क्या है कि कई बार आप रियलिस्टिक चीजें देखते हो, रियलिज्म जिसको कहते हैं कि क्या रिसोर्सेस मेरे पास अवेलेबल है, क्या गाइडेंस मेरे पास अवेलेबल है, उस हिसाब से आप ऑप्शनल चूज करते हो।
तो ये जो एक्सटर्नल वाला फैक्टर है वो आज के टाइम पे थोड़ा सा फेडेड है, क्योंकि मेरे हिसाब से आजकल इतने सारे रिसोर्सेज और गाइडेंस अवेलेबल है कि ये वाला फैक्टर थोड़ा सा आप कम कंसिडर करोगे तो भी चलेगा. सो प्राइमरी फैक्टर शुड बी योर इंटरेस्ट, द इंटरनल फैक्टर शुड बी द प्राइमरी फैक्टर. सो सोशियोलॉजी मैंने खुद से प्रिपेयर किया है, सेल्फ स्टडी से. मैंने कोई कोचिंग नहीं लिया था, क्योंकि कई बार आप देखोगे ऑप्शनल के जो कोचिंग होते हैं या फिर जो भी ये गाइडेंस अवेलेबल होता है, मेंटरशिप वगैरह, बहुत कॉस्टली होते हैं. तो मैंने सूरत से प्रिपेयर किया है और मैंने सेल्फ स्टडी से प्रिपेयर किया है. और इसमें फॉर्चुनेटली मेरे साथ ये था कि मेरे एक फ्रेंड के थ्रू मुझे कुछ वीडियोस अवेलेबल हो गए थे, तो मैं ऑफकोर्स वो क्रेडिट देना चाहूँगी. विकास रंजन सर के वीडियोस मैंने थोड़े बहुत देखे थे जो मुझे पेपर 1 के लिए अवेलेबल हो गए थे. पेपर 2 फिर मैंने खुद से ही किया था. तो पेपर 1 और पेपर 2 जो है वो दोनों ही अलग अलग चीज़ों से डील करता है. और फिर जब पेपर 1 करने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया था, पेपर 2 मैंने खुद से कर लिया. तो सेल्फ स्टडी से प्रिपेयर किया था और कुछ वीडियोस विकास रंजन सर के देखे थे. अगर रिसोर्सेज की बात करूं मैं, तो पहला तो यही है विकास रंजन सर के लेक्चर्स एंड उन्हीं के नोट्स. ट्रायम्फ IAS के जो नोट्स थे उसमें से ये लेक्चर और उनके नोट्स को रेफर करके मैंने मेरे बेसिक नोट्स बना लिए थे, जो मेरा मेन फाउंडेशन था सोशियोलॉजी का. आफ्टर दैट धीरे धीरे मैं उसमें ऐड करती गई अलग अलग चीज़ों से, तो वो मेरे बेसिक नोट्स थे. देन सेकेंड जो मेन इंपॉर्टेंट रिसोर्स था मेरे लिए वो था नितिन सांगवान सर की बुक द एसेंशियल सोशियोलॉजी. तो वो बुक मुझे बहुत अच्छी लगी. वो बुक आपको पक्का पढ़नी चाहिए, क्योंकि उसमें सिलेबस के हर टॉपिक को टच किया हुआ है. और थर्ड जो था वो टॉपर्स के कॉपीज, उनके नोट्स, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि यू विल फील लाइक बहुत सारे गैप्स हैं आपके नोट्स में. जब आप PYQ देखोगे और ब्रेनस्टॉर्म करोगे, तो उन गैप्स को फिल करने के लिए मैं टेलीग्राम का इस्तेमाल करके टॉपर्स कॉपी डाउनलोड करती थी और उनके नोट्स से मैं वो गैप्स फिल करती थी. और क्योंकि ये चीज़ आप तब कर पाओगे जब आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लोगे, आप अपने नोट्स को 1-2 बार रिवाइज कर लोगे, देन ओनली यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द गैप्स. और उस गैप्स को आइडेंटिफाई करने के बाद आप टॉपर्स की आंसर कॉपी या फिर टॉपर्स की जो नोट्स हैं वो इस्तेमाल करिए. क्योंकि अगर आप ऐसे कवर टू कवर, लाइन टू लाइन उनके नोट्स देखोगे तो उन्होंने अपने लिए नोट्स बनाए हुए होते हैं और बहुत छोटे और बहुत ही क्रिस्प पॉइंट्स होते हैं जो आपको समझ में ना आए शायद. तो इसीलिए जब एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए, 1-2 बार रिवाइज हो जाए, तब भी आप ये चीज़ करिए. और ये चीज़ मैंने अपने थर्ड अटेम्प्ट में, यानी जिसमें मेरा ये सिलेक्शन हुआ है, उसमें मैंने ये ज़्यादा की थी, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि स्कोर भी मेरे बढ़े हैं. क्योंकि आप उसमें देखोगे कि रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं, उसमें बहुत सारे थिंकर्स हैं जो आप कोट कर सकते हो मल्टीपल प्लेसेस पे. तो ये हेल्प करता है. और मेरे लिए मेनली ये 3 सोर्सेज थे लर्निंग के. देन बात करते हैं टेस्ट सीरीज की. सो टेस्ट सीरीज जो है वो हेल्प करता है आपको रिवर्स लर्निंग में, क्योंकि जब आप क्वेश्चन लिखते हो और उसके बाद उसका मॉडल आंसर या फिर उसका एक्सप्लेनेशन देखते हो, तब आपको लगता है कि अच्छा ओके, ये डायमेंशंस हो सकते थे, ये थिंकर्स यू कैड हैव एडेड टू योर आंसर. तो फिर क्या होता है कि वो रिवर्स लर्निंग आपको ज़्यादा लंबे टाइम तक याद रहती है. तो मुझे कुछ टेस्ट सीरीज जो है वो बहुत अच्छे लगे थे जो मैंने इस्तेमाल किए हैं. सबसे जो पहला मेरा टेस्ट सीरीज था वो है IAS गुरुकुल का, प्रणय अग्रवाल सर का. तो वो टेस्ट सीरीज मुझे बहुत ही हेल्पफुल लगी थी. उसमें मैंने आंसर्स लिखे थे. उसमें सर के जो एक्सप्लेनेशंस थे, जो वीडियोस वो अपलोड करते थे, वो बहुत ही रिच होते थे कंटेंट में. और उसमें से देख के मैंने बहुत सारा कंटेंट अपना अलग से रेडी किया था. बहुत सारी थ्योरीज मुझे अलग पता चली थी जो एग्जाम में हेल्पफुल भी हुई थी. देन सेकेंड वन इज विकास रंजन सर टेस्ट सीरीज. वो भी बहुत अच्छी थी. सर ने बेसिकली मुझे गाइड किया था कि कैसे आप पेपर 1 और पेपर 2 को लिंक कर सकते हो, कैसे आप अपने आंसर्स को GS से अलग बना सकते हो. तो ऐसी चीजें मैंने विकास रंजन सर से सीखी थी. सो बेसिकली जब आप आंसर लिखते हो तो आपको अपने आंसर में सोशियोलॉजिकल वो एंगल देना होता है, तभी जाके आपका आंसर ऑप्शनल लगेगा. क्योंकि कई बार क्वेश्चंस बहुत जनरल होते हैं. वर्क फ्रॉम होम का क्वेश्चन आ जाता है, विमेन के इश्यूज को लेकर क्वेश्चन आ जाता है पेपर 2 में. तो आप उसको GS की तरह लिख दोगे तो वो सोशियोलॉजी का आंसर तो नहीं हुआ. तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें सोशियोलॉजिकल थिंकर्स ऐड करने पड़ेंगे, सोशियोलॉजिकल फैक्ट्स या कोई रिसर्च कॉपी है तो वो इस्तेमाल करना पड़ेगा. सो ऐसी चीजें आपके आंसर को सोशियोलॉजिकल बनाएगी. और मान लीजिए कोई डायरेक्ट थिंकर नहीं है जिसने उस पर बात की है, और अगर है भी तो आपको शायद ना पता हो उतने सारे सोशियोलॉजिकल थिंकर्स के नाम. तो आप क्या कर सकते हैं, जो हमारे बेसिक थिंकर्स हैं, जो 6 थिंकर हमारे पेपर 1 में दिए हुए हैं और पेपर 2 में भी बहुत सारे थिंकर्स हैं, जैसे GS घुरे है,
एम.एन. श्रीनिवासन है, और पेपर 1 में है डर्कहाइम और कार्ल मार्क्स एक्सेट्रा। तो आप उनकी थ्योरीज को भी आप पेपर 2 में या पेपर 1 में जगह जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिक थिंकर्स के अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा थ्योरीज भी लर्न करनी चाहिए, जैसे लीला दुबे जी की सीड एंड अर्थ थ्योरी है, एंथनी गिडेंस की थ्योरीज हैं बहुत सारी। तो आप उसको अलग अलग जगह पे कोट कर पाएंगे और रिलेट कर पाएंगे। हमेशा पेपर 1 और पेपर 2 को आप ऐसे सिलोज में याद ना रख के या फिर अलग अलग कंपार्टमेंटलाइज ना करके आप उनको इंटर रिलेट करके यूज कर सकते हो। पेपर 2 में पेपर 1 के थ्योरीज इस्तेमाल कर सकते हो। और मैं क्या करती थी, पेपर 1 के जब आंसर्स लिखती थी तो हमेशा लास्ट जो मेरा पॉइंट होता था वो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में होता था। तो उससे क्या होता है कि पेपर 1 और पेपर 2 थोड़ा सा आप रिलेट करके लिखोगे तो एग्जामिनर को एक अलग डायमेंशन दिखेगा। My name is Vaibhav Anand Sharma. In this year of 2023, in the Civil Services Examination, I have got rank AIR 58. So I will be discussing with you a certain aspects of our preparation. So let's talk about sociology optional. My first thing was that I did not expanded my sources, which people say for almost every subject. I applied in sociology also. It was just a simple next IAS published material of Mr. Raj Rai sir. He is the next IAS faculty of sociology and he was my teacher. And he has collaborated different aspects of different material which are available in the market. There is book by Harlem Boss, there are other books also. And he has collaborated various aspects of those books and synthesize that material exactly in accordance with the need of UPSC Civil Services exam. So I used that as my base material. Second, to complement that material, I have used the Nitin Sangwan book, Essentials of Sociology. Now I want to tell you that in that material of Mr. Raj Rai sir, already there is enough, which is already kind of duplicate work of the Nitin Sangwan book in the next IAS material, in the Raj Rai sir material. But sometimes it happens that there are some things extra which an aspirant might feel that is needed in his or her notes. So that you can get from Nitin Sangwan book. That's what I did. And after referring to both these materials, I made my own small booklets of every topic. For example, if there are 50 points, I'm not talking about chapters, I'm talking about subtopics also. If there are 50 points in paper 1 and let's say 50 points in paper 2, so I made small topics wise booklets like 4 page, 5 page, 6 page booklet, and that's how at the end of the day, at the end of this exercise, I had my own very notes. So when I was referring to my notes, I did not have this trouble in my mind that I have to refer to any other book also. So that was the full proof strategy for me. Now after when you have covered the basic material, right, which I just discussed, what you have to do is collect your own very examples, from what is happening around you. For example, if we look at the farmer protests that were happening a few days ago, so in that there was a Mazdoor Kisan Sangathan. So the Mazdoor Kisan Sangathan was one of the lobby group, was one of the pressure group that was spearheading those protests. So if you look at the name itself, it's Mazdoor and Kisan. The Mazdoors, the laborers, they were demanding certain things for the Kisans, that is the farmers, and the farmers were also demanding certain things which were belonging to the grievances of the Mazdoors, that is the labor. This is an example of development of true class consciousness, which is a topic which we study under the heading of Karl Marx. So he says that when different class people, they understand that they are actually just partaking in false class consciousness, and when they understand that they share the same situation in the mode of production, they transform into true class consciousness, that we all are one, and that is the symbol of communism also. There is an axe and there is a sickle, so it is the coming together of an axe and a sickle, true class consciousness. So this way you have to just look at the current affairs and note down your own innovative examples. This way your sociology optional strategy would be complete. What would be remaining is test series. What would be remaining is practicing tests. For that, I think first thing to refer is the previous year questions. Join any respectable test series in the market which is able to judge what you have written, give the evaluated answers on time, and I would request each one of you that if you are planning to give mains next year, then the best time to practice tests is December, January. Then stop,
prepare for prelims, and then once you are done with prelims, just revise whatever you had already done in the December-January period, and you would be in the best situation to get very good marks in that sociology paper. And one more thing that I want to add in the sociology optional strategy is that while you are preparing, please try to understand the topic holistically. Don't be in a rush that you have to complete the syllabus. Yes, syllabus completing is important, but if you do not invest time on the topics, for example, Talcott Parson, I have met many of my mates who were not able to get good marks in sociology. They got around 250, 260, and they are very intelligent people. The only difference that I found between me and them is that they were rushing through the syllabus. And because of this, what happens is that despite you have read Talcott Parsons but never understood it really, it is never there in your long-term memory and you are never comfortable with that topic. So I think you should invest time with a relaxed mind that, okay, if I am talking about say class, then what was Weber's approach towards class? What was Karl Marx's approach towards class? And what was any other person's approach towards class? If I am talking about functionalism, conflict theorists and non-conflict theorists, then you should invest some time in understanding, okay, what is actually conflict? Why Marxist approach and why the feminist approach both pertains to the conflict perspective. Do not be superficial about it, feel it, absorb it, talk about it, and do some discussions on these topics, and then make your organized notes and organize examples, and then try to reproduce in the exam hall, reproduce in the test series paper. I think that is one thing that I would like to tell you. And also I would like to tell that if you are feeling that your self-study is not going to be enough for your sociology optional, then I sincerely request, please get help, because there are enough courses available, there are enough installment based courses available as well, and you can definitely use it. There are enough topper talks available. I myself made my strategy after listening to Jagrati Avasthi ma'am's strategy. She discussed one example that she wrote in her actual paper, and that example was of alienation, which is a topic which we study under Karl Marx and various other thinkers, that how Mahendra Singh Dhoni ji, he was disenchanted with his job of a ticket collector, and how that disenchantment led to alienation in his previous job, and it spurred Mahendra Singh Dhoni into becoming a cricketer. So this is one of the positive aspects of alienation, which is discussed by many thinkers also. So when you mention in your answers, okay, this thinker said in the alienation topic that there can be certain positive outcomes of alienation as well, not only negative, then you can give an example also, right? That it can spur innovation. For example, Dhirubhai Ambani ji got alienated with his job in a private sector, in petrol pump sector, and that spurred him into becoming an entrepreneur. So these kind of examples creatively you can do. And first try to be comfortable with the syllabus, comfortable with your own notes, and once you are comfortable, once you have revised, then these examples come into the picture. Do not waste time in collecting examples right at that moment when you are actually trying to figure out how to clear your concepts in the first place. So this is a stage-wise process. First stage is clearing your concepts. Second stage is making notes out of those concepts. Third stage is revising those concepts, and fourth stage is being creative about collecting examples. What I see among students is that they are reading the concept, it is half baked in their mind, and they start debating on Telegram groups regarding the examples. Okay, this is there in newspaper, this is there in newspaper, this should be an example. Please don't waste time on such discussions which do not lead to any kind of fruits. First, clear your concepts, then collect examples. I think this was my sociology strategy all in all. I am Shivansh Rathi, and in this year's UPSC Civil Services Exam 2023, मैंने ऑल इंडिया रैंक 63 सिक्योर किया है, एंड विद डेरी नॉलेज ट्रैक आई एम मेकिंग दिस वीडियो टू शेयर माय सोशियोलॉजी ऑप्शनल स्ट्रैटेजी विद माय फेलो एस्पिरेंट्स. तो लेट्स बिगिन. तो सोशियोलॉजी इट वाज अ वेरी न्यू सब्जेक्ट टू मी, क्योंकि मेरी कॉलेज में ग्रेजुएशन इंग्लिश लिटरेचर में हुई है. तो आई ट्राइड प्रिपेयरिंग फ्रॉम इंग्लिश लिटरेचर, लेकिन वहाँ पे मुझे 2-3 बेसिक प्रॉब्लम्स आई. फर्स्ट वाज कि जैसे हमारी जो ग्रेजुएशन है उसमें इंग्लिश लिटरेचर में वी वर यूज्ड टू राइटिंग आंसर्स इन 8 to 10 पेजेस, और फाइनली यूपीएससी की डिमांड रहती है 2 से 3 पेजेस में कंसाइज करने की. तो वो एक इनिशियल मेरे लिए चैलेंज था, क्योंकि आई हैड ऑलरेडी फॉर्म्ड दैट हैबिट ऑफ एक्सप्लेनिंग इट इन ग्रेट डिटेल इंग्लिश लिटरेचर में. उसके साथ साथ कोई अच्छी टेस्ट सीरीज़, कोई अच्छे मॉक टेस्ट वगैरह भी इंग्लिश लिटरेचर में मेरी नॉलेज में अवेलेबल नहीं थे मार्केट में.
तो ऊपर से एक मुझे फील हुआ कि इस्टेब्लिश्ड नॉलेज बेस्ड सोशियोलॉजी में थोड़ा ज़्यादा है, बिकॉज हर ईयर सोशियोलॉजी का एक अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो आई ट्रस्टेड द ओपिनियन ऑफ द मासेज एंड आई वेंट फॉर सोशियोलॉजी। इसमें भी देयर वाज दैट थिंग कि बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट इंक्लूडिंग कार्ल मार्क्स, एमाइल डर्काइम या और भी बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट को ऑलरेडी हमने अपनी इंग्लिश लिटरेचर की क्लासेस में थ्रू आर्टिकल्स उनको पढ़ा था, उनके बारे में उनके ओपिनियंस को जाना था। तो इट वाज नॉट अ कम्प्लीटली एलियन डिसिप्लिन टू मी, बट इट वाज क्वाइट न्यू। तो आई बिगैन माई प्रिपरेशन बाय वॉचिंग वीडियोज़ फ्रॉम यूट्यूब। तो उधर मुझे सृष्टि जैन देशमुख मैम, जो कि अपने टाइम में मैम की काफ़ी अच्छी रैंक थी, शी वॉज इन टॉप 5, तो उनकी वीडियो से मुझे रिसोर्सेज का कुछ आइडिया हुआ सोशियोलॉजी का। बट अगेन आई फाउंड कि मुझे थोड़ा सा और कट डाउन करने की ज़रूरत थी रिसोर्सेज को, क्योंकि बहुत सारी नॉलेज हो जा रही थी और उसको एनकैप्सुलेट करना बहुत थोड़े में, तो इट वाज प्रूविंग क्वाइट डिफिकल्ट। तो व्हाट आई डिड वाज कि एक नितिन सांगवान सर की एसेंशियल सोशियोलॉजी करके बुक आती है पेपर 1 पेपर 2 के लिए, तो आई केप्ट दैट बुक एज माई बेसिक मटीरियल। उसके साथ साथ सप्लीमेंट करने के लिए पेपर 1 में आई यूज रुपेंद्र गौड़ सर्स नोट्स एंड फॉर पेपर 2 आई यूज तुषारांशु सर्स नोट्स। तो दीज वर द बेसिक रिसोर्सेज विच आई यूज फॉर सोशियोलॉजी। तो what initial problem I was facing was कि again these 3 were bulky books, तो when I went for revision तो एक साथ में बहुत सारा कंटेंट हो जा रहा था। तो फाइनली आई डिसाइडेड कि मैं सोशियोलॉजी की नोट मेकिंग करूंगा अपने हिसाब से। तो फाइनली जो नेक्स्ट स्टेप था दैट वाज आंसर राइटिंग। तो आंसर राइटिंग के लिए मैंने विकास रंजन सर से ट्रायम्फ IAS में टेस्ट सीरीज ली थी इस साल, एंड सर ने मुझे इस साल पर्सनली मेंटोर किया आंसर राइटिंग के लिए। उन्होंने गाइड किया कि जो सोशियोलॉजिकल आंसर है और जो GS का आंसर है उसमें एक जो बेसिक की डिफरेंस होता है कि सेम स्टेटमेंट को आप GS में एक नॉर्मल लैंग्वेज में लिखेंगे, लेकिन सोशियोलॉजी में अगर आप उसको लिखेंगे तो आप उसको थोड़ा सा सोशियोलॉजिकल बना सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर GS 1 में एक सोसाइटी का क्वेश्चन आता है जिसमें इट इज रिटन कि क्वेश्चन है कि आप बताइए कि कोविड के टाइम पे जो है फैमिलीज में क्या प्रॉब्लम्स फेस हुई। तो GS 1 में अगर आप शायद लिखेंगे तो एक पॉइंट आप लिख सकते हैं कि ड्यू टू लॉकडाउन द पीपल दे वर कट ऑफ फ्रॉम ईच अदर एंड दैट इज व्हाई द सोशल फैब्रिक वाज डिस्टर्ब्ड। इसी को अगर आप सोशियोलॉजिकल बनाना चाहें तो कट ऑफ की जगह आप लिख सकते हैं कि ड्यू टू लॉकडाउन द पीपल वर एलियनेटेड फ्रॉम ईच अदर and that led to the disturbing of the social fabric। तो एक वर्ड जो ये alienated आ गया, इससे आपका आंसर सोशियोलॉजिकल बन गया। तो इसी तरह से आप अपने आंसर्स को सोशियोलॉजिकल बना के और इसी तरह से आंसर राइटिंग पे फोकस करके आई बिलीव कि सोशियोलॉजी में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो लेट मी एक्सप्लेन टू यू विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। जैसे हर बार क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं है कि आप सोशियोलॉजिस्ट के बारे में जब लिखते हैं या किसी भी क्वेश्चन के बारे में लिखते हैं तो आप उस व्यू से अग्री ही करें या उसको सब्सटैंशिएट करने के लिए ही एग्जांपल दें। आप उसका क्रिटिसिज्म भी दे सकते हैं विच आई बिलीव इज इम्पॉर्टेंट इन एवरी क्वेश्चन। तो फॉर इंस्टेंस एमाइल डर्काइम की थ्योरी ऑफ सुसाइड पे एक क्वेश्चन था, तो डर्काइम ने उसमें कहा था कि वॉर टाइम में जो है सोसाइटी में इंटीग्रेशन बढ़ती है तो सुसाइड रेट्स कम हो जाते हैं। तो इसके लिए मैंने एक काउंटर एग्जांपल जो तैयार किया था विच आई सॉ इन द न्यूज़पेपर्स कि जैसे रशिया यूक्रेन वॉर हुआ तो उसमें उस सोसाइटी में इंटीग्रेशन बढ़ने के बजाय डिसइंटीग्रेशन हो गई, क्योंकि देयर वर सो मेनी फैक्शंस। जैसे रशिया में भी एक प्रो वॉर फैक्शन था, एक एंटी वॉर फैक्शन था, ऐसे यूक्रेन में एक फैक्शन यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा था, एक डॉनबास रीजन था जो कि रशिया को सपोर्ट कर रहा था, तो अगेन एक एंटी वॉर फैक्शन भी था। तो इसी तरह से मतलब बहुत सारे फैक्शंस में वो सोसाइटी बट गई, वो सोशल फैब्रिक उस तरह से भी जैसे चेंज हो गया। तो जो डर्काइम ने बोला था कि वॉर टाइम में नेसेसरीली इंटीग्रेशन होगी, तो दैट प्रूव्ड रॉन्ग अभी कि रशिया यूक्रेन वॉर में। तो इसी तरह से यू कैन फाइंड एग्जांपल्स फ्रॉम द न्यूज़पेपर्स एंड उन एग्जाम्पल्स को आप अपने आंसर्स में फिट इन कर सकते हैं। तो उन एग्जाम्पल्स के लिए एक अपना आंसर बैंक बनाना ज़रूरी है। उसके साथ साथ लेट मी ऑल्सो एक्सप्लेन कि मैं आंसर राइटिंग के लिए बेसिकली क्या फॉर्मूला या क्या फॉर्मेट यूज़ करता था।
तो माई फॉर्मेट यूज टू बी कि फॉर इंस्टेंस कोई भी क्वेश्चन आया है तो उस पर बेसिकली एक बेसिक इंट्रोडक्शन होगी. दैट इंट्रोडक्शन टिपिकली कंटेन द नेम और थियोरी ऑफ अ सोशियोलॉजिस्ट along with a proper definition of that topic. फॉर इंस्टेंस अगर रिलीजन पे क्वेश्चन आया है तो रिलीजन में मैं शायद एमाइल डरकाइम की डेफिनेशन ऑफ रिलीजन या फिर और भी किसी सोशियोलॉजिस्ट ने जिन्होंने रिलीजन की डेफिनेशन दी है उसके साथ एक अपने आंसर को स्टार्ट कर सकता था. उसके बाद मैं अपने आंसर्स को पैराग्राफ फॉर्म में अटेम्प्ट करता था सोशियोलॉजी में इंस्टेड ऑफ गोइंग पॉइंट वाइज. तो पैराग्राफ फॉर्म में मेरा फोकस रहता था कि हर एक पैराग्राफ बेसिकली एक अलग पर्सपेक्टिव को प्रेजेंट करे. फॉर इंस्टेंस एक पैराग्राफ अगर मेरा मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव प्रेजेंट कर रहा है तो अगला पैराग्राफ फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव प्रेजेंट करे. इसी तरह से आई यूज्ड टू ट्राई कि आंसर में एटलीस्ट 5-6 पर्सपेक्टिव्स मैं प्रेजेंट करूं. एंड दिस स्ट्रेटेजी वाज एक्सट्रीमली हेल्पफुल स्पेशली इन दोज क्वेश्चंस जिधर मेरे पास कंटेंट थोड़ा सा कम होता था, क्योंकि आफ्टर स्टडीइंग सोशियोलॉजी आप रियलाइज करते हैं कि सब जो पर्सपेक्टिव्स हैं सोशियोलॉजी में उनकी एक कोर आइडियोलॉजी है. फॉर इंस्टेंस मार्क्स विल ऑलवेज क्रिटिसाइज बुर्जुआजी एंड विल ऑलवेज से कि कैपिटलिज्म इज बैड एंड एवरीथिंग बैड स्प्राउट्स फ्रॉम कैपिटलिज्म. सिमिलरली फंक्शनलिस्ट हमेशा यही बोलेंगे कि फंक्शनलिज्म हर एक चीज़ फंक्शनल है सोसाइटी में और इसी तरह से हर एक चीज़ की एक यूटिलिटी है. तो इसी तरह से जो अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं उसमें अलग अलग बातें जो कही गई हैं. फॉर इंस्टेंस फेमिनिस्ट विल ऑलवेज आर्ग्यू कि हर एक चीज़ में वेदर एग्रीकल्चर हो, ऑक्यूपेशंस हो, जॉब्स हो, फैमिली लाइफ हो, हर एक जगह पे पेट्रियार्की इज प्लेइंग अ नेगेटिव रोल एंड दैट नीड्स टू बी चैलेंज्ड. तो इसी तरह से जो वेरियस पर्सपेक्टिव्स हैं उससे आप अपने आंसर को एक डाइवर्स आंसर बना सकते हैं. एंड उसके साथ साथ सोशियोलॉजी में आई डिड नॉट यूज अ लॉट ऑफ डायग्राम्स, लेकिन कभी कभी कहीं कहीं पे जहाँ पे डायग्राम एसेंशियल है वहाँ पे उसको अवॉइड भी नहीं करना था. फॉर इंस्टेंस पेपर 2 में एक योगेंद्र सिंह की मॉडर्नाइजेशन थीसिस आती है तो उधर डायग्राम बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो इस तरह से जो इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं ऑफकोर्स उनको तो किया, लेकिन ओवर एम्फेसाइज नहीं किया डायग्राम्स पे, विच वॉज कॉन्ट्रेरी टू माई GS 1, 2, 3, 4 स्ट्रैटेजी इन मेन्स जहाँ पे मैंने बहुत सारे डायग्राम्स यूज किए थे. So I believe these were some differences in a sociology and a GS answer, and yes, I believe this was my answer writing strategy. With this, I again thank Delhi Knowledge Track for providing me this platform to interact with my fellow aspirants. And if you guys have any query, please feel free to visit me on my Telegram channel, which is in my own name. Thank you.